तो कल हम कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशंस, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट या ऑपरेशंस क्या होता है ये देख लेंगे हम आज। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब मिसमैनेजमेंट या ऑपरेशन में ऐसी कोई भी एक्टिविटी होती है जिसमें कंपनी जो होती है अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं या कंपनी के जो क्रेडिटर होते हैं उनको किसी वजह से नेगलेक्ट कर रही होती है, जैसे उनको डिविडेंड नहीं मिल रहा है या उनको किसी और तरह की जो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग नहीं बुलाई जा रही है कई साल से जो है शेयर होल्डर जो है वो परेशान है कंपनी के खिलाफ शिकायत कर करके, लेकिन कंपनी उनकी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ट्रिब्यूनल चले जाते हैं, नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल, और वहाँ जाके शिकायत करते हैं कंपनी की कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ जो है वो भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। लेकिन अगर हम एक चीज़ ये देखें कि जैसे कंपनी होती है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर से चलती है और सारे डिसीजंस जो होते हैं कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर ही लेते हैं, लेकिन अगर हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर को इस तरह की परमिशन दे दें कि वो इंटरफेयर कर सके तो फिर तो कोई डिसीजन पास ही नहीं हो पाएगा, कंपनी में कोई ऑर्डर लॉ कुछ भी नहीं चल पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर तो कुछ लिमिट तक हम रखें, मतलब कुछ लिमिट तक ही उनके इंटरफेरेंस को बर्दाश्त कर सके। तो इसके लिए एक प्रोविज़न बनाया, ऑपरेशंस ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। इसमें ये होता है कि कंपनी की कोई भी ऐसी कार्रवाई है जिससे माइनॉरिटी शेयर होल्डर का लॉस हो रहा है या माइनॉरिटी शेयर मतलब कि जैसे प्रॉफिट हुआ कंपनी को और जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है उन्होंने डिसीजन लेके प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिला ही नहीं। या फिर जो क्रेडिटर है उनको किसी मीटिंग की इन्फॉर्मेशन दी नहीं, उनको फंड्स की कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही, कंपनी जो है अपना हर साल जो ऑडिट रिपोर्ट निकालनी होती है पब्लिश करनी होती है वो पब्लिश ही नहीं कर रही कंपनी, या फिर अपने एमओए में जो भी कंपनी ने बोला था कि हम ये सब काम करेंगे या इस एक्टिविटी के लिए कंपनी बनाई गई है, कंपनी उस एक्टिविटी से अलग हट के कोई और एक्टिविटी कर रही है, कोई इलीगल एक्टिविटी में कंपनी इन्वॉल्व हो जाती है। तो उस कंडीशन में जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं या क्रेडिटर्स होते हैं वो मिसमैनेजमेंट या ऑपरेशंस के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चले जाते हैं। तो इसका एक लीगल फ्रेमवर्क है जो कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है। ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उनको डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है। तो इसमें एक पूरा प्रोविज़न है, सेक्शन 241 से ये शुरू होता है और सेक्शन ये जाता है आपका 244 तक, 244 तक जाता है, 241 से शुरू होता है। तो 241 में हम एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। जो भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं जिनके राइट्स जो है वायलेट हो रहे हैं या जिनको डिविडेंड नहीं मिल रहा है या प्रॉफिट में हिस्सा या कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही या कंपनी ने बहुत सालों से एजीएम ही नहीं बुलाई है और एजीएम बुलाई भी है तो सिर्फ उसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, मतलब उन्हीं को नोटिस आता है कंपनी के एजीएम का, बाकी किसी को नोटिस ही नहीं आता। तो ऐसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर जाके नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में शिकायत लगा सकते हैं, बोल सकते हैं कि जी हमारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है, हमें हमारे राइट्स वापस दिलाए जाए। जैसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हैं आर्टिकल 32 में, उसी तरह से सेक्शन 241 जो है हमारा कंपनीज एक्ट का वो ऐसा प्रोविज़न देता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर को। अब इसमें भी एक चीज़, हम एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर में संख्या कितनी होगी। फॉर एग्जांपल क्या कोई अकेला शेयर होल्डर जाके एप्लीकेशन लगा सकता है? तो यहाँ पर एक प्रोविज़न दिया हुआ है कि जितने भी कंपनी के मेंबर होंगे उसका कम से कम 10% या फिर 100, जो भी मिनिमम हो, मतलब जो भी कम होगा वो एप्लीकेशन लगा सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो एक कंपनी में 400 शेयर होल्डर है, तो 400 शेयर होल्डर का 10% देखा तो 40 शेयर होल्डर हो गए और 100, तो 40 कम है। तो 40 शेयर होल्डर अगर तैयार होंगे तो कंपनी में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अपने ऑपरेशंस और मिसमैनेजमेंट के लिए। अब किसी कंपनी में मान लो 2000 शेयर होल्डर हैं या 2 लाख शेयर होल्डर है, तो 2 लाख शेयर होल्डर है उसका 10% निकालेंगे तो 2000 या 20,000 बनेगा। तो 20,000 या 100, तो 100 शेयर होल्डर भी लगा सकते हैं एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है कि 10% ऑफ शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर में दोनों शेयर होल्डर आते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी और इक्विटी शेयर होल्डर भी। इसमें केवल इक्विटी नहीं आते, दोनों शेयर होल्डर आते हैं क्योंकि दोनों ही कंपनी के शेयर होल्डर हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी कंपनी के शेयर होल्डर है और इक्विटी शेयर होल्डर भी कंपनी के शेयर होल्डर है, इसलिए दोनों ही शेयर होल्डर इसमें कवर्ड है। दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि क्या एक शेयर होल्डर एप्लीकेशन लगा सकता है। तो मान लो किसी कंपनी के केवल, क्योंकि 7 लोगों से मिलकर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है, तो 7 लोगों को मान लो कि 10 लोगों की एक कंपनी है, तो 10 लोगों का 10% हमने निकाला तो एक आया
और 100 जो भी मिनिमम, तो एक मिनिमम है तो एक शेयर होल्डर भी एप्लीकेशन लगा सकता है, लेकिन उस कंडीशन में जहाँ पे 10% की सेटिस्फाई करता हो वो कंडीशन। तो एप्लीकेशन लगाने के लिए जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, मतलब जिनका इंटरेस्ट कंपनी से जुड़ा हुआ है, जैसे मेंबर ऑफ डिपॉजिटर या कोई क्लास है जिसके साथ शोषण हो रहा है, जिसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, जिसको प्रॉफिट में शेयर नहीं, जिसको एजीएम का नोटिस नहीं आ रहा है, वो लोग मिलकर ऐसी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के अगेंस्ट। इसमें ग्राउंड क्या क्या हो सकते हैं, इसमें जो ग्राउंड्स है वो यही है जो मैंने आपको बताया है, कि जैसे बहुत सालों से उनको डिविडेंड ना मिल रहा हो, उनको कंपनी की कोई ऑडिटेड स्टेटमेंट ना मिल रही हो, उनको कंपनी की एजीएम का नोटिस ना मिल रहा हो। अगर एजीएम में वो जाते भी हैं तो एजीएम इस तरीके से कंडक्ट की जाती है कि उसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर ही इंटरफेयर कर सकते हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर अपना पक्ष उसमें रख ही नहीं सकते हैं। तो इस सब कंडीशन के लिए सेक्शन 241 बनाया गया, जिसमें हम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास। फिर आता है हमारा सेक्शन 242। 242 सेक्शन जो है वो पावर देता है ट्रिब्यूनल को। तो ट्रिब्यूनल के पास ये पावर है, अगर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन माइनॉरिटी शेयर होल्डर से अगर मिलती है तो उसके ऊपर वो चेक कर सकते हैं, मतलब इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। उनके पास पावर है कि वो डायरेक्टर को बुलवा सकते हैं, कंपनी से इसका जवाब मांग सकते हैं कि कंपनी जो है इसका जवाब दे। जवाब मतलब कैसे देगी कंपनी, कि कंपनी रिटर्न में इसका रिप्लाई देगी कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। उसका अगर सेटिस्फैक्ट्री आंसर कंपनी ने दे दिया तो ठीक है, अगर सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे दिया तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, उसके डायरेक्टर को हटा सकता है, ठीक है, उसके मैनेजमेंट में कुछ चेंज कर सकता है, कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है जो ठीक से चीज़ों को रेगुलेट करे। ये है सेक्शन 242 जिसमें पावर होती है ट्रिब्यूनल के पास। फिर आता है सेक्शन 243, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन ऑर्डर। मान लो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया, लेकिन कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट है वही इस ऑर्डर को लागू करवाएगा। तो इंटरनल मैनेजमेंट जो है उसमें क्या हो सकता है कि मान लो वो सहयोग नहीं कर रहा है, तो कंपनी क्या होती है, वाइंडिंग अप भी हो सकती है इस वजह से। यानी कि जब कंपनी किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाई जाती है, या कंपनी का मिसमैनेजमेंट या उसकी जो ऑडिटेड स्टेटमेंट होती है उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन पाया जाता है, अकाउंट से छेड़छाड़ पाई जाती है कि आंकड़ों को गलत तरीके से पेश किया है, जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो कंपनी को बेनिफिट ना देकर पर्सनल बेनिफिट उठा लेते हैं उसका, तो इस कंडीशन में कंपनी को वाइंड अप भी किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 243 में कवर है। फिर सेक्शन 243 244 कहता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग। ये जो भी लीगल केस फाइल करेंगे तो इस लीगल केस के फाइल होने में जो भी खर्चा आएगा उस खर्चे को कौन बर्दाश्त करेगा। तो इसके लिए भी एक प्रोविज़न है कि इस खर्चे को कौन बर्दाश्त करेगा। तो एनसीएलटी जो होती है वो कहती है कि जो भी एप्लीकेशन फाइल करने वाला है कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग वही बेयर करेगा। यानी कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर अगर एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर ही इस तरह के खर्चे को उठाएंगे, जो भी प्रोसीडिंग में खर्चा है, जैसे एडवोकेट का कोई खर्चा है या कोर्ट किसी तरह का कोई जमा करवाती, कोई फाइन लगाती है कुछ और, वो सब। अब एक चीज़ और है कि हु कैन फाइल द एप्लीकेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो इसके एलिजिबिलिटी के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें एलिजिबिलिटी के लिए दो कंडीशंस दी हुई हैं कि एक वो कंपनी के क्रेडिटर्स हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर हो सकते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर में दोनों शेयर होल्डर आते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी और इक्विटी शेयर भी। दूसरा कंपनी के कोई डायरेक्टर भी हो सकते हैं, मान लो कि कुछ डायरेक्टर मिलकर किसी कंपनी को ऑपरेशन में मतलब मिस मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ डायरेक्टर्स के खिलाफ शिकायत लेकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंडीशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस तरह के एक्शन ले रहती है। जैसे सत्यम इंटरप्राइजेस का केस हुआ था तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर फाइल किया केस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कई बार इस तरह के ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है किसी कंपनी के मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगा देती है उस कंपनी को बंद करवाने के लिए। उसके अलावा एलिजिबिलिटी में जो है वो 10% जो इसके मेंबर्स होने चाहिए वो सपोर्ट करने चाहिए इसके, मिनिमम 10%, या फिर 10% मेंबर, या फिर मिनिमम 100 और 10%, उसमें जो भी मिनिमम हो उतने मेंबर मिलके एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट वाला मामला आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एप्लीकेशन दे रही है तो उसमें फिर ये 10% वाली कंडीशन खत्म हो जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सभी माइनॉरिटी शेयर होल्डर की तरफ से ऐसी एप्लीकेशन फाइल कर देती है। अब जो भी पटिशनर होगा वो कैसे प्रोसेस करेगा इस एप्लीकेशन को। तो सबसे पहले जो मेंबर होंगे वो इकट्ठा होंगे, जो भी ऐसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर है जिनके साथ ऑपरेशंस या मिसमैनेजमेंट हो रहा है वो लोग मिल जाएंगे, एक एप्लीकेशन तैयार करेंगे।
फिर उस एप्लीकेशन को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में फाइल करेंगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी फॉरवर्ड कर सकते हैं उसकी एक कॉपी, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें इंटरफेयर करे, या स्टेट गवर्नमेंट जो है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी इस तरह की शिकायत वो दे सकते हैं। तो ग्राउंड्स भी मैंने आपको बता दिया, इसके ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं, जैसे अनफेयर प्रैक्टिसेस कंपनी के थ्रू, डिविडेंड नहीं मिल रहा सभी को, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को डिविडेंड ना मिल रहा, कई सालों से एजीएम ना बुलाना, एनुअल जनरल मीटिंग ही नहीं बुलाई जा रही कई साल से, अगर बुलाई जा रही है तो उसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर को नोटिस नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ों के ग्राउंड पर वो क्या करते हैं, ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट का केस फाइल कर सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। अब प्रोसीजर भी मैंने आपको इसका बता दिया, क्या प्रोसीजर है इसका, किस तरह से होगा और कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके अंदर। तो डॉक्यूमेंट इसके अंदर कौन से लगेंगे, डॉक्यूमेंट एक ही लगते हैं इसके अंदर, कि जो शेयर होल्डर होते हैं अपने शेयर सर्टिफिकेट को इसके अटैच करेंगे। इसके बाद कंपनी का जो एमओए होगा उसकी कॉपी लगाएंगे, एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कहीं पर भी ये प्रूफ करना है कि कंपनी गलत तरीके से काम कर रही है, जिसके लिए कंपनी बनी थी वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रही, तो एमओए की कॉपी लगेगी। कहीं पे कंपनी अगर एजीएम में नहीं बुला रही है तो एओ की कॉपी लगेगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी लगेगी। तो ये सब डॉक्यूमेंट फाइल करने के साथ वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अगर ये पाती है कि इनके साथ जो है इस तरह का ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट हुआ है, तो नेशनल कंपनी लॉ जो है डायरेक्टर को हटा भी सकती है, कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर फेरबदल कर सकती है, या गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती है इस तरह की कंपनी को टेक ओवर करने के लिए। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये आपका ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें यही था सिर्फ, कोई और आपको कोई डाउट है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के तो वो पूछ लो, नहीं तो फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे इसका, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, और इसको एक्सप्लेन करें इसके प्रोविज़न कि कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, किस ऑब्जेक्ट क्लास को आप इंक्लूड करते हैं, और किसको इसको अल्टर करना हो तो अल्टरेशन का क्या प्रोसेस है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, और अगर कर सकते हैं तो क्या प्रोविज़न है इसका। तो सबसे पहले हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देखेंगे क्या होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है, जैसे हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि हम अपनी कंट्री को कैसे चलाएंगे, हमारा भारत है उसका एक नक्शा है, हम सोवरियन है, यूनाइटेड है, हम यूनियन है, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं हम, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राज्य सरकार भी है केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार राज्य की जिम्मेदारी लेगी, केंद्र सरकार देश की जिम्मेदारी लेगी, इंटरनेशनल रिलेशन जितने होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी, इंटरनल टैक्स से जुड़े जो मुद्दे होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट संभालेगी, यानी कि उस तरह से हमने बंटवारा किया हुआ है। तो उसी तरह से कंपनी भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, क्योंकि कोई कंपनी जब तैयार होती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, तो हर कंपनी का अपना एक एमओए होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जिसमें लिखा जाता है कि कंपनी के अंदर कितने मैक्सिमम मेंबर होंगे, हर मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी, ठीक है, कंपनी कौन सा काम करने के लिए बनाई जा रही है, कौन सा मतलब फिक्स किया जाएगा ट्रेड, कि कौन से ट्रेड के लिए कंपनी तैयार हो रही है। अच्छा, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होगी या पब्लिक लिमिटेड होगी, ये भी इसमें लिखा जाए, सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी होगी, एक व्यक्ति की कंपनी होगी। तो सब तरह की कंपनी में एक मेमोरेंडम एसोसिएशन बनाया जाता है और इसको ट्रांसपेरेंट रखा जाता है, यानी कि पब्लिकली कोई भी इसको चेक कर सकता है कंपनी की वेबसाइट पर जाके, ये सबके लिए ओपन होता है, इसमें किसी तरह का कुछ छुपाने वाली बात नहीं होती। तो मेमोरेंडम एसोसिएशन में सबसे पहला जो क्लॉज होता है वो होता है नेम क्लॉज, यानी किसी भी नई कंपनी को अगर हमें बनाना है तो सबसे पहले हमें उसका नाम डिसाइड करना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है उसकी वेबसाइट पे जाके सबसे पहले इसके लिए एक सूटेबल नाम डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी नाम डिसाइड कर लिया, तो उस नाम से हम ये देखेंगे कोई और पहले से कंपनी तो रजिस्टर्ड नहीं है, वो किसी और बड़ी कंपनी से मिलता जुलता नाम तो नहीं है कि किसी को दिक्कत हो, मतलब समझने में रिजम्बल नेम्स हो, किसी गवर्नमेंट कंपनी से मिलता हो और जो है उससे शेयर होल्डर मिसगाइड हो जाए या प्रमोटर या इन्वेस्टर जो है मिसगाइड हो जाए। तो इसलिए सबसे पहला क्लॉज इसके अंदर नेम क्लॉज रखा जाता है, नेम फाइनल किया जाता है कंपनी का। जब कंपनी का नाम फाइनल हो जाता है, वैसे नाम फाइनल करने की जो सरकारी फीस है वो 1000 रुपये है, 1000 रुपये में आप कंपनी के लिए नाम फिक्स कर सकते हैं या बुक कर सकते हो, और जो भी नाम आप बुक कर लेंगे वो आपके लिए 20 दिन तक बुक रहता है। 20 दिन तक अगर आपने उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं बढ़ाया आगे तो फिर वो नाम खत्म हो जाता है, फिर अगेन दोबारा से आपको 1000 रुपये की फीस देके नाम बुक करना होता है। तो आपने नाम बुक कर लिया, नाम बुक करने के बाद दूसरा क्लॉज आता है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, क्योंकि किसी व्यक्ति की अगर हम बात करें तो सबसे पहली पहचान उसका नाम होता है और उस व्यक्ति की दूसरी पहचान उसका घर होता है। तो इसी तरह से कंपनी में एक कॉर्पोरेट लीगल बॉडी है,
एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, तो इसलिए कंपनी की भी दो ही पहचान होंगी, एक उसका नाम होगा कंपनी का जिससे उसको पहचाना जाएगा, दूसरा उसका घर यानी कि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस। तो रजिस्टर्ड ऑफिस में भी कोई क्लॉज ऐसा फिक्स नहीं है कि किस एरिया में हो, पर्टिकुलर कोई एरिया फिक्स है या कुछ, नहीं नहीं। लेकिन इसमें हमें क्लियर कंपनी का एक एड्रेस लिखना पड़ेगा जहाँ पे लीगल कॉरेस्पॉन्डेंसेस हो सकते हैं, यानी कि जहाँ पे कंपनी अपनी कोई भी चिट्ठियाँ, पत्री, रजिस्टर्ड मेल कुछ भी प्राप्त कर सकती है, इसलिए उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट आता है इसका ऑब्जेक्ट क्लॉज, कि हम कंपनी बना रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, हम कौन सी एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी के लिए कंपनी बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टील इंडस्ट्री बना रहे हैं तो हम स्टील का बिजनेस करेंगे, हम कोल इंडस्ट्री बना रहे हैं तो हम कोल का बिजनेस करेंगे, अगर हम प्लास्टिक इंडस्ट्री बना रहे हैं तो हम प्लास्टिक का बिजनेस करेंगे। यह सब हमें मेंशन करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखना पड़ता है कि हम कौन सा बिजनेस करने जा रहे हैं। फिर अगला क्लॉज होता है हमारा लाइबिलिटी क्लॉज। तो लाइबिलिटी क्लॉज में हमें ये बताना होता है कि हम कितनी मतलब इसमें जो पैसा लगा होगा वो आउटसाइडर का होगा या कंपनी के ही जो मेंबर होंगे, जो इसके प्राइमरी डायरेक्टर होते हैं, यानी जिन्हें सब्सक्राइबर कहते हैं, शुरू में कंपनी के सब्सक्राइबर कहते हैं इसको। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर मिनिमम 7 होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 होने चाहिए, और सोल प्रोप्राइटरशिप में मिनिमम 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोपराइटरशिप मतलब मालिक जो कंपनी के होंगे, तो वो अपनी लाइबिलिटी डिसाइड करेंगे कि सारा पैसा वो खुद लगा रहे हैं या कुछ पैसा उन्होंने कुछ कंपनी के जो है प्रपोज डायरेक्टर जो है, यानी कि जो आगे फ्यूचर में डायरेक्टर बनने वाले हैं, उन्होंने भी कुछ कुछ पैसा इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो ये हो गया हमारा कैपिटल क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज हो गया कि कंपनी अगर कभी, फिर सॉरी, ये हो गया कैपिटल क्लॉज, कितना पैसा लगाया जाएगा। अब दूसरा हो गया हमारा लाइबिलिटी क्लॉज। फॉर एग्जांपल कंपनी कभी बंद होने की होगी, यानी कि कंपनी का भी वाइंडिंग अप प्रोसेस होगा, तो वाइंडिंग अप प्रोसेस पहले से लिख दिया जाता है, कंपनी बंद होगी तो किस तरीके का प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। तो एमओए में जो प्रोसेस लिखा होता है उसी प्रोसेस से कंपनी को वाइंड अप किया जाता है। फिर आ गया आपका एसोसिएशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्लॉज, यानी कि बेसिक सब्सक्राइबर कौन है। सब्सक्राइबर मतलब जैसे मैंने आपको बताया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में टोटल 7 होने चाहिए, प्राइवेट में 2 होने चाहिए मिनिमम, और सोल प्रोप्राइटरशिप में 1। तो ये सब्सक्राइबर के नाम दिए जाते हैं विद गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, उनके सारे आईडी प्रूफ लगते हैं और उनसे एक एनओसी लगती है कि वो इस कंपनी के अंदर एज ए डायरेक्टर या एज ए इन्वेस्टर पार्ट ले रहे हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं। तो पहले जो सब्सक्राइबर होते हैं उनको एनओसी देनी होती है। उसके बाद जब कंपनी एक बार रजिस्टर्ड हो जाती है तो फिर कंपनी रन करने लगती है, फिर वो अपने हिसाब से पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर होल्डर को इंक्रीज करती है। इस तरह से आपका मेमोरेंडम एसोसिएशन पूरा तैयार हो जाता है। अब मेमोरेंडम एसोसिएशन को अगर अल्ट्रेशन करना हो, इसके अंदर अगर फ्यूचर में जाके हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें कुछ चेंज करना है, जैसे हमने 7 डायरेक्टर के साथ कंपनी शुरू की थी और हमें लगता है कि अब और लोगों की ज़रूरत है कंपनी में बढ़ाने के लिए, तो हमें अपने मेमोरेंडम एसोसिएशन में चेंज करना पड़ेगा। 7 की जगह हमें 10, 12, 20 जितने भी हम करना चाहते हैं उतने लोगों को ऐड करने के लिए हमें एक क्लॉज पास करना होगा। तो जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चेंज करने के लिए हमें उसका अमेंडमेंट कराना पड़ता है, अमेंडमेंट क्लॉज पास करना होता है। अमेंडमेंट क्लॉज पास करने के लिए हमें अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों हाउसेज में जो है बिल पास कराना होता है। तो उसी तरह से जब मेमोरेंडम में आपको अल्ट्रेशन करना है, अमेंडमेंट करना है, तो इसके अंदर भी बिल लेके आते हैं और बिल जो होता है उसको में पास कराते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से ये बिल पास होना चाहिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है, 2/3 मेजोरिटी लगती है उसके अंदर, मतलब 2/3 उपस्थित सदस्यों का 2/3। तो उसी तरह से मेमोरेंडम एसोसिएशन भी सेम कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसको भी अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी लगेगी 2/3। मान लो 100 मेंबर आए हैं, 100 नहीं 60 मेंबर आए हैं मान लो मीटिंग में, तो 60 मेंबर का अगर हम 2/3 करें तो 40 मेंबर इसके सपोर्ट में होने चाहिए, तभी आप इसके अंदर अल्ट्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज अल्ट्रेशन नहीं होगा। अब ये अल्ट्रेशन कब से लागू होगा, जो भी मान लो आपने अल्ट्रेशन कर दिया, तो जिस डेट को अल्ट्रेशन आप पास कर देंगे उसी डेट से आपका अल्ट्रेशन जो है वो लागू हो जाएगा। मतलब जिस डेट को आपने अल्ट्रेशन पास किया उसी डेट से आपका अल्ट्रेशन लागू है। अब इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम, अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो इसका इफेक्ट ये पड़ेगा, कंपनी इसमें जब भी मेमोरेंडम में चेंज करेगी तो इसको पब्लिकली, उसको न्यूज़पेपर में किसी पब्लिक पोस्ट के थ्रू बताना पड़ेगा लोगों को, कंपनी को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी डिक्लेयर करना पड़ेगा इस चीज़ को कि उसने ये चेंज किया है। दूसरा, जब मेमोरेंडम एसोसिएशन चेंज होगा तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर भी इसका फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा था
कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं हम इसको, कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं हम एमओए को, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या कहेंगे? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो रूल्स है, जिस रूल्स के थ्रू सरकार चलती है, मतलब जिस रूल के थ्रू सरकार को चलाया जाता है वो रूल्स, वो इंटरनल ऑफिशियल हो सकते हैं, मैनेजमेंट के रूल हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के रूल हो सकते हैं। तो इसी तरह से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डे टू डे कैसे काम करना है, कौन से वर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, डायरेक्टर कैसे बिल को पास करेंगे, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर शामिल की जाती हैं। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब मेमोरेंडम एसोसिएशन के अंदर अल्ट्रेशन में मैंने आपको बता दिया कि अल्ट्रेशन कैसे करना है। अब इसके अंदर एक एक क्लॉज को अगर अल्टर करने की बात करें तो जैसे पहला क्लॉज हमारा नेम क्लॉज था। अब कोई किसी वजह से हम कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हम नया नाम ले रहे हैं वो किसी गवर्नमेंट कंपनी से मिलता जुलता ना हो, वो किसी और रनिंग कंपनी से मिलता जुलता ना हो। दूसरा, हमें इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है नाम चेंज करने के लिए। अप्रूवल किसका लगता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है। और कहाँ से मिलेगा ये भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की जो वेबसाइट है उसी से मिलेगा हमें। ये परमिशन भी हमें अप्लाई करना पड़ता है परमिशन के लिए। जब वहाँ से परमिशन आ जाती है तो हम ऐसे क्लॉज के थ्रू नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी लिमिटेड कंपनी चल रही थी, उसमें ए बी एंड सन्स लिमिटेड करना चाहते होंगे, तो सन्स जोड़ने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी पहले सरकार की। अगर कंपनी का नाम चेंज होता है तो क्या कंपनी के जो पहले की लाइबिलिटीज़ हैं, मतलब किसी का पैसा देना था, किसी से सेल्स की डीलिंग चल रही थी, किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, तो क्या उन पर कोई फ़र्क पड़ेगा? तो डेफिनेटली उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंपनी की लाइबिलिटीज़ एज इट इज़ रहेंगी, कंपनी की जो ड्यूटीज़ हैं वो भी एज इट इज़ रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो नाम क्लॉज जब भी चेंज करना होगा तो उसको परमिशन लेनी होगी। किससे परमिशन होगी? सेंट्रल से। इसमें मैं असाइनमेंट में से बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है, लेकिन आप इसको ज़्यादा बड़ा मत लिखना, छोटा ही लिख देना, क्योंकि आता है ये क्वेश्चन। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉसेस को आप कैसे चेंज कर सकते हैं? तो इसमें नेम क्लॉज है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, इन सब क्लॉजेस को हम चेंज कर सकते हैं। अगर मान लें हमें ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करने हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें प्लास्टिक इंडस्ट्री के नाम से बिजनेस रजिस्टर्ड करा रखा था, अब हमें प्लास्टिक एंड मैन्युफैक्चरिंग या प्लास्टिक एंड स्टील इंडस्ट्री चेंज कराना है, मतलब अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना है, काम को थोड़ा सा बदलना है या काम के अंदर कुछ और ऐड ऑन करना है, तो इस कंडीशन में भी हमें क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की, आरओसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आरओसी की परमिशन हमें कैसे मिलेगी? हमें सबसे पहले जो भी हम चेंज करना चाहते हैं उसके लिए हमें अपनी एजीएम में एक प्रपोजल पास करना पड़ेगा। और ये जो प्रपोजल पास होगा, मैंने बताया कि कोई भी अमेंडमेंट अगर आपको मेमोरेंडम एसोसिएशन में करना है तो उसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी से उस क्लास को पास करना पड़ेगा। तो इसको भी एजीएम में एक्स्ट्रा मेजोरिटी से पास करना होगा। अब कई बार ऐसा होता है कि मान लो एजीएम तो अभी हुई है फिलहाल, लेकिन एजीएम के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई कि हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना है और जल्दी चेंज करना है। तो फिर इस कंडीशन में हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग बुला लेते हैं। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग का मतलब है कि एनुअल जनरल मीटिंग आने से पहले किसी इमरजेंसी रीजन की वजह से हमने नई मीटिंग बुला ली, उसमें सभी को नोटिस दिया जाता है और नोटिस कम से कम 2 महीने पहले मिलना चाहिए सबको मीटिंग से। 2 महीने नहीं, और ज़्यादा इमरजेंसी है तो मिनिमम 1 महीने, 30 दिन का कम से कम इसमें क्राइटेरिया फिक्स है। 30 दिन पहले उनको नोटिस मिलेगा, वो सारे जो है क्या करेंगे? मीटिंग में आएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीटिंग में प्रपोजल रखा जाएगा कि भाई ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना है। अगर सब 2/3 मेजोरिटी से उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास कर देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा और फिर इसके ऑब्जेक्ट चेंज। अब मान लो कि ऑब्जेक्ट चेंज होने का क्लॉज पास हो गया। अब पास हो गया तो हमें अपने मेंबर्स के साथ, जो शेयर होल्डर है उसके साथ साथ पब्लिक को, या हमारे जो जिनके साथ हम सेल परचेज करते हैं, डीलिंग करते हैं, कस्टमर्स जो हमारे, उनको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो उनको इन्फॉर्म करने के लिए कंपनी क्या करेगी? एक प्रेस रिलीज निकाल देगी या अपनी वेबसाइट पे इस तरह की चीज़ें बता देगी, या जो ऑलरेडी जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं उनको सबको एक सर्कुलर इशू कर देगी, लेटर के थ्रू इन्फॉर्म कर देगी, मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर देगी। तो ये करना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर आपको लाइबिलिटी क्लॉज को करना है, तीसरा क्लॉज हमारा लाइबिलिटी क्लॉज था, अगर आपको लाइबिलिटी क्लॉज को अल्टरेशन करना है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कन्वर्ट करना है हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को करना है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। तो लाइबिलिटी क्लॉज इस तरह चेंज होगा ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 7 लोगों की कंपनी है, आपकी पब्लिक कंपनी है, लेकिन आप घटाना चाहते हैं लोग, तो ये प्राइवेट कंपनी बन जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भी हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से परमिशन लेनी होगी, यानी कि उसके पास
अपनी पूरी फाइल लगानी पड़ेगी। फिर वो ये देखेंगे कि किस वजह से हम अपनी लाइबिलिटीज़ को चेंज करना चाहते हैं। अगर वो ठीक लगेगा और उससे किसी को भी कोई लॉस नहीं हो रहा होगा, ना माइनॉरिटी शेयर होल्डर को, ना उसे पब्लिक को कोई, या ना हमारे क्रेडिटर को कोई दिक्कत है, तो फिर वो इसके लिए ऑर्डर पास कर सकते हैं। अब आगे आपका अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज। अगर हम अपने कैपिटल क्लॉज को चेंज करना चाहते हैं, कैपिटल क्लॉज का मतलब यही है दोबारा से कि हम पब्लिक से प्राइवेट बनना चाहते हैं, या अपनी 2 लाख की हमारी कंपनी थी उसको हम 20 लाख की कंपनी बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सभी शेयर होल्डरों की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, शेयर होल्डर की मीटिंग में प्रपोजल रखना पड़ेगा। तो कभी भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना है तो आपको प्रपोजल लाना पड़ेगा, चाहे अपर हाउस से लाओ चाहे लोअर हाउस से लाओ। तो उसी तरह से चाहे एजीएम से ले आओ चाहे ईजीएम से लाओ, आपको प्रपोजल पास कराना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से। तभी आप किसी भी ऑब्जेक्ट क्लॉज को, लाइबिलिटी क्लॉज को, नेम क्लॉज को चेंज कर सकते हैं। तो ये अल्ट्रेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अगर हम सब्सक्रिप्शन क्लॉज की बात कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन क्लॉज का मतलब जो हमारी कंपनी के पार्टनर है, जैसे पहले हमारे पास 7 पार्टनर थे, अब हम बढ़ा के उसको 20 करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले एजीएम में इस तरह के प्रपोजल को पास कराना हो, क्योंकि जो कंपनी के स्टेक होल्डर है उनको कॉन्फिडेंस मिलना जरूरी है। क्योंकि मान लो एक घर के अंदर अगर 7 भाई हैं तो सातों भाई मिलकर ही किसी डिसीजन को ले सकते हैं। अगर 2 बड़े भाई डिसीजन को ले लें और छोटे भाइयों को पता ना हो, तो हो सकता है वो आगे जाके ये कह दें कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, चीज़ों को उनको ठीक से बताया नहीं गया, और वो इसको चैलेंज करें। तो इस वजह से सभी शेयर होल्डरों को साथ लिया जाता है, मेजोरिटी और माइनॉरिटी सभी शेयर होल्डरों को। तो ये कंप्लीट हो गया आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कुछ पूछना है बताइए हिमांशु। सर इसमें जैसे आरओसी में भी कराना पड़ेगा कैपिटल क्लॉज और इसमें सब्सक्रिप्शन क्लॉज में? सबको सबको आरओसी से अप्रूवल लेना होता है। ठीक है, कैपिटल क्लॉज में भी और सब्सक्रिप्शन क्लॉज में भी सभी मेमोरेंडम। में मेमोरेंडम में कुछ भी चेंज करना होगा तो पहले आप एजीएम में पास करेंगे या ईजीएम में पास करेंगे। फिर उसके पास होने की जो प्रपोजल की कॉपी है वो आरओसी के अप्रूवल के लिए भेजेंगे। फिर आरओसी उस पर चेक करेगी कि भाई आपका जो भी प्रपोजल है वो करेक्ट है कि नहीं है, उससे किसी और को, थर्ड पार्टी को कोई लॉस तो नहीं हो रहा। फिर उसके बाद वो अप्रूवल दे देगी आपको। फिर उस अप्रूवल के बेस पर आप पब्लिक सर्कुलर निकालेंगे, अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको इन्फॉर्म करेंगे, नोटिस के थ्रू, सर्कुलर के थ्रू, मैसेज के थ्रू, मेल्स के थ्रू। तब ये फाइनली जो है चेंज होगा। थैंक यू। अब है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी है, मतलब कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? फॉर एग्जांपल मान लो हमारे घर में हमारे फादर हर चीज़ को मैनेज करते हैं, वो पूरे घर को चलाते हैं, उनके बनाए हुए रूल सबसे ऊपर है। लेकिन बेसिकली हम देखें तो घर को मैनेज करने में मम्मी का या माँ का जहाज ज़्यादा होता है। तो पापा जो है अर्निंग पार्टनर है, मेजर डिसीजन पार्टनर भी हैं। लेकिन घर के जो इंटरनल रूल्स होते हैं, जैसे वो मदर ही बनाती है हमेशा बच्चों के लिए, कितने बजे सो के उठना है, कब पढ़ाई करनी है, ट्यूशन कितने बजे जाना है कि नहीं जाना, ट्यूशन से कौन लेने जाएगा कौन लाने जाएगा, यानी कि डे टू डे ऑपरेशंस जो होते हैं उनको हैंडल करने की जिम्मेदारी मदर की रहती है। तो उसी तरह से अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के जो फादर है वो कौन है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। और कंपनी की जो मदर है वो कौन है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। तो जैसे मदर की ड्यूटी होती है डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करना, उसी तरह से कंपनी के अंदर डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने की ड्यूटी किसकी है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की है। तो जहाँ पर भी हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं, कोई भी मैनेजमेंट प्रोसेस है, कोई भी गवर्नेंस से जुड़ा मैटर है, डे टू डे ऑपरेशंस है, बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं, ठीक है, और सील, कंपनी की जो सील होती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी की सील लगती है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। कंपनी की जो कॉर्पोरेट लीगल आइडेंटिटी है उसमें कुछ जिम्मेदारियां हो जाती हैं, वो सब जिम्मेदारियों को पूरा करना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जिम्मेदारी है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक तरह से मदर है कंपनी की, और फादर जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है जो उनको रास्ता बताते हैं, और रास्ते पर चलाने की जिम्मेदारी मदर की रहती है। तो पर्पस और इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो पर्पस और इम्पोर्टेंस मैंने आपको बता दिया कि डे टू डे ऑपरेशन, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके अलावा कंपनी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उनसे डील करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इवन जो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, एजीएम को कॉल करना, ईजीएम को कॉल करना, कब कॉल की जाएगी, कैसे कॉल की जाएगी, डायरेक्टर क्या कितने साल के लिए अपॉइंट होगा, डायरेक्टर के डिसक्वालिफिकेशन क्या होगी, ड्यूटीज़ क्या होंगे, राइट्स क्या होंगे, शेयर होल्डर कब जो है वो अपोज कर सकते हैं किसी भी पॉलिसी को, ये सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। ये सब आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, ये पॉइंट पे लिख सकते हो कि डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट जो है, और जो है आपकी ईजीएम है, एजीएम है, इनको कॉल करना,
ये सब बोर्ड मीटिंग बुलाना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करना, ये सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का काम है। क्योंकि सिर्फ लॉ बनाने का काम तो इसका है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, लेकिन लॉ को एप्लीकेबल करने का काम जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का है। इसमें क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट। अब कंपनी ने ये डिसाइड कर दिया मेमोरेंडम एसोसिएशन में कि हमें 2 लाख करोड़ की कैपिटल इकट्ठी करनी है, लेकिन वो इकट्ठी कैसे होगी, जब हम प्रोस्पेक्टस निकालेंगे, फिर उस प्रोस्पेक्टस को लोग खरीदेंगे, फिर लोग कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो कुछ लोग अपनी एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन के बाद हम शेयर अलॉट करेंगे, उसके बाद फिर हम कॉल पे पैसा मांगेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को बनाने की जिम्मेदारी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की है। वो पूरे क्लॉजेस को लिखा जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, किस तरह से शेयर अलॉट होंगे, किस तरह से शेयर कैपिटल बनेगी कंपनी की, कितनी शेयर कैपिटल रहेगी। इसके अलावा जो वोटिंग राइट होता है वो किसके पास होगा, किसके पास नहीं होगा, ये डिसाइड करने की जिम्मेदारी भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की है। यही बताता है कि अगर आपके पास कंपनी का 1 शेयर है तो आपके पास 1 वोटिंग राइट है, 100 शेयर है तो आपके पास 100 वोटिंग राइट है, मतलब 100 शेयर का वोटिंग राइट है। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि किसके पास 1 है, किसके पास 100 है, तो ये बताने की जिम्मेदारी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। वो शेयर सर्टिफिकेट, शेयर वारंट भी इशू करता है। ठीक है। आप कोई भी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करना, किसी भी डायरेक्टर को रिमूव करना, ये इसके अलावा किसी भी कंपनी के जो शेयर होल्डर सॉरी सुपरवाइजर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, फ्लोर मैनेजर होते हैं, ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, सीईओ होते हैं, उन सबको अपॉइंटमेंट करने के रूल्स जो होते हैं वो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। इसके अलावा कब हम डिविडेंड देंगे, मतलब प्रॉफिट में हिस्सा कैसे देंगे, ये सब रूल्स बनाने की जिम्मेदारी भी किसकी है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की है। कब हम जो है अपनी जो क्रेडिटर जिन्होंने हमने पैसा उधार ले रखा है उनसे कब हम पैसा उनका चुका देंगे और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ चुकाएंगे। ठीक है। एजीएम कब बुलाई जाएगी, ईजीएम कब बुलाई जाएगी कंपनी की, और अगर हमें कोई अल्ट्रेशन करना है एओ के अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, तो उस अल्ट्रेशन के लिए क्या रूल्स होंगे, ये भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। ठीक है। कोई भी लीगल प्रिंसिपल्स हैं, कोई लीगल रूल हैं, ठीक है, कोई भी पब्लिक प्राइवेट कम्युनिकेशंस है, या कोई जो उसको कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ आप किस तरह से कम्युनिकेशन करेंगे, ये सब चीज़ें आपके आर्टिकल एसोसिएशन में लिखी हुई हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऐसे ही याद कर लेना कि जो मैनेजमेंट होता है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चलाता है, और जो डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उसका जो रूल्स बनाने का काम होता है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का है। मेमोरेंडम एसोसिएशन को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना थोड़ा सा ईजी है। इसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी। तो इसलिए आप ये ध्यान रखना, सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 1/2 और स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना हो तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, लेकिन हमें किसी भी मनी बिल को, किसी और बिल को पास करना है तो सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हो जाता है दोनों हाउसेज में। वही सेम अगर दिमाग में फिट रखोगे तो आराम से लिख लोगे, फिर आप इसको, आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। इसमें एग्ज़ाम में ना वो भी आ जाता है डिफ्रेंशिएशन करना एमओए और एओए के अंदर। तो जितने हमने पॉइंट लिखे हैं इस सब पॉइंट से आप डिफ्रेंशिएशन आराम से बना लोगे। अब अगला क्वेश्चन है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। जैसे हम अपने घर की बात करें तो घर के दरवाजे के अंदर हम क्या कर रहे हैं ये हमारे पड़ोसी को पता होता है, बताइए, हमारे पड़ोसी को पता होता है घर के दरवाजे के अंदर हम क्या कर रहे हैं। नो सर। तो अगर हमारा पड़ोसी को ये पता नहीं घर के दरवाजे के, लेकिन हम ये कह दें कि मेरे घर के अंदर शादी है और मैं किसी को नहीं बुला रहा हूँ, अपने घर के दरवाजे के अंदर शादी कर रहा हूँ या मना रहा हूँ, और उस शादी मनाने के बाद मैं ये कह रहा हूँ अपने पड़ोसी को कि भाई तुम आए नहीं, उनको क्लेम कर रहा हूँ तुम आए नहीं, तो वो क्या जवाब देगा, आपने बुलाया नहीं। वो कहेगा भाई मुझे कैसे पता लगेगा कि आपके घर के अंदर शादी हुई थी, आपने तो घर के दरवाजे ही नहीं खोले, हाँ, ये कुछ भी। तो पता लगता तभी मैं आता। तो ये इंडोर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल इसलिए बनाया गया है कि कंपनी के जो इंटरनल प्रोसेस होते हैं, इंटरनल कार्रवाई होती है, उससे उन लोगों को कैसे पता लगेगा जो कंपनी में शेयर तो लेके बैठे हैं लेकिन कंपनी की मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, कंपनी में आ नहीं रहे, उनको बुलाया नहीं जा रहा, उनको नोटिस नहीं मिल रहा है। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रूल बनाया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट।
कि किसी भी ऐसी वजह से किसी को लॉस नहीं दिया जा सकता जिससे उसको पता ही ना हो। मतलब इंडोर मैनेजमेंट की वजह से अगर थर्ड पार्टी को लॉस हो रहा हो तो वो लॉस बेयर नहीं करेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है आपका? कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, टुरकांट रूल है जिसे कह सकते हैं हम, लीगल प्रिंसिपल है जो प्रोटेक्शन करता है थर्ड पार्टी को, हु एंटर इनटू ट्रांजैक्शन विद अ कंपनी इन द गुड फेथ, जो अच्छा भरोसा करके, अच्छा विश्वास करके, गुड फेथ के अंदर कंपनी के अंदर जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, या तो क्रेडिट या तो उधार दे रहा है जैसे क्रेडिटर है, या फिर शेयर होल्डर है, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, या डेवेंचर होल्डर है, ठीक है, ये सब लोग जो है अपना पैसा लगा रहे हैं कंपनी के अच्छे विश्वास के। लेकिन कंपनी अंदर ही अंदर क्या कर रही है? गड़बड़ कर रही है। कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ, मतलब अकाउंट्स में जो है फेरबदल की जा रही है, गलत तरीके से आंकड़े लिखे जा रहे हैं, जो प्रेस रिलीज निकाल रहे हैं जिसमें फाइनेंशियल पोजीशन बता रहे हैं कंपनी की, बहुत अच्छी बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इतनी अच्छी पोजीशन है नहीं कंपनी की। तो इस वजह से लॉस हो जाएगा थर्ड पार्टी को, और बाद में सारा लॉस थर्ड पार्टी के ऊपर डाल दिया और बोला कि भाई लॉस हो गया। तो थर्ड पार्टी को ऐसे लॉसेस से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बनाया गया कि आप अपने घर के अंदर जो भी कर रहे हैं उसके अंदर अगर थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसको शामिल नहीं कर रहे, बता नहीं रहे, तो उसके लिए आप उसको रिस्पॉन्सिबल भी ठहरा सकते हैं लॉस के लिए। फिर वो लॉस थर्ड पार्टी नहीं बियर करेगी, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी चीज़ लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल एजीएम का रूल लिखा हुआ है एओ के अंदर कि जब भी एजीएम बुलाएंगे तो 1 महीना पहले सबको मिनिमम नोटिस आना चाहिए। तो नहीं, सॉरी, एजीएम का तो 3 महीने होता है, 3 महीने पहले नोटिस मिलना चाहिए एजीएम का, और ईजीएम बुला रहे हैं तो 2 महीने या मिनिमम 1 महीना। तो ईजीएम बुला लिया आपने अचानक से और एक प्रपोजल पास कर दिया, लेकिन नोटिस आपने सिर्फ 10 दिन पहले इशू किया, या आपने क्या किया कि ईजीएम तो बुला रहे हैं लेकिन ऑनलाइन बुला लिया, आपने गूगल मीट के थ्रू ईजीएम बुला ली, और गूगल मीट में उन लोगों का एंटर ही नहीं होने दिया जो आपकी दूसरी, मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर थे, और उसमें भी आप ईजीएम में भी कंपनी से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं ताकि ये काउंट हो जाए कि ईजीएम हुई है। आप उस पर चाय पी रहे हैं, या फिर आप उस मीटिंग में जो है बातें कर रहे हैं, बेकार की गप्पे मार रहे हैं, मतलब आप सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं कि ईजीएम काउंट हो जाए कि ईजीएम हुई है या एजीएम हुई है। तो इस चीज़ को इंडोर मैनेजमेंट में लिया जाता है कि इस चीज़ से दूसरे व्यक्ति को, मतलब एक शील्ड है, ये शील्ड मतलब एक प्रोटेक्शन कवर है, प्रोटेक्शन कवर है जो आउटसाइडर को लॉसेस से बचाता है, जो इंडोर मैनेजमेंट की वजह से लॉसेस हो रहे हैं वो। तो ये प्रोटेक्ट करता है कंपनी में जो भी नोट, जैसे थर्ड पार्टी है जो कंपनी के साथ गुड फेथ में डीलिंग कर रही है, अपना पैसा लगा रहा है, मतलब डिवेंचर होल्डर है, उन्होंने डिवेंचर खरीद रखे हैं कंपनी के, उनको ये पता था कि भाई डिवेंचर के साथ हमें 10% इंटरेस्ट का वादा किया गया, क्योंकि हमारे 10% डिवेंचर है, तो हर साल 10% तो मिलेगा, 5 साल बाद हमारा पैसा भी वापस आ जाएगा। लेकिन कंपनी ने अचानक से 2 साल बाद, 2 साल से कुछ दिया ही नहीं 10%, 2 साल बाद एक वो बता दिया कि 2 साल बाद ये बता दिया कि सर कंपनी लॉस में चली गई, कंपनी को लॉस हो गया। लेकिन वो लॉस हुआ कैसे? इंटरनल अफेयर की वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन डिवेंचर होल्डर को मिली नहीं, तो इसमें डिवेंचर होल्डर का कोई नुकसान, मतलब कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उनको प्रॉपरली इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। अगर उनको भरोसे में लिया जाता, प्रॉपरली इन्फॉर्म किया जाता, तो फिर वो इंडोर मैनेजमेंट के ऊपर लागू नहीं होता। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इसीलिए बनाया है कि कंपनी के अंदर और कंपनी के बाहर दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। अब इसके एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस ये हैं कि हमेशा ये कह के नहीं बच सकते कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको नोटिस आ रहा है हर मीटिंग का, लेकिन आप नोटिस के बाद में मीटिंग अटेंड करने नहीं जा रहे कंपनी की, और बाद में आप ये कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो मीटिंग अटेंड ही नहीं की, तो ये कह के आप बच नहीं सकते। जहाँ पर आपकी इरेगुलरिटीज़ हैं, यानी कंपनी की तरफ से आपको बुलाया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है एजीएम में सर आइए, कॉल भी आ रहा है, नोटिस भी आ रहा है, 1 महीने पहले आ रहा है, 2 महीने पहले आ रहा है, जो भी रूल्स है उसी हिसाब से आ रहा है, लेकिन तब भी आप जा नहीं रहे हैं मीटिंग अटेंड करने, ये आपकी लापरवाही है। या कंपनी अपने फाइनेंशियल डाटा को हर बार अपडेट कर रही है, लेकिन आपने आज तक कभी उसकी वेबसाइट पर जाकर चेक ही नहीं किया कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब भी हो रही है, सही है। आप तो बस इसी चिंता में थे, मतलब इसी निश्चिंत थे कि आपने जो पैसा लगाया है वो 5 साल बाद आपका बढ़कर वापस आ जाएगा, क्योंकि 5 साल के तो आपके डिवेंचर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर है। तो यहाँ पर आपकी इरेगुलरिटीज़ हैं, यहाँ पर आप डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फ़ायदा नहीं ले सकते, क्योंकि आपने खुद जानबूझ के ऐसा किया है। अब फ्रॉजरी हो जाए, तो फ्रॉजरी हो जाए तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल कंपनी के से आपने झूठे नाम पे शेयर खरीद ली, आप खुद कंपनी के मेंबर हैं,
आपको पता है कि मेंबर शेयर नहीं खरीद सकता, या प्रेफरेंस शेयर नहीं खरीद सकता, या डिवेंचर नहीं खरीद सकता, लेकिन आपने क्या किया, अपने भाई के नाम पर, अपने भाई के बेटे के नाम पर, जबकि भाई के बेटे को पता भी नहीं है, उसके नाम पर आपने प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए। और फिर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई का बेटा तो कभी मीटिंग करने आया ही नहीं। वो आएगा कैसे, वो तो आपने ऑलरेडी फ्रॉडरी की हुई है। तो जहाँ पे आप फ्रॉडरी करेंगे वहाँ पे इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा। नेग्लिजेंस, जहाँ आपकी नेग्लिजेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मीटिंग अटेंड तो करने गए, लेकिन आपको वहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो आप अपने गाने सुनने लगे कान में लगा के, ब्लूटूथ लीड लगा दिया आपने, और आप मीटिंग अटेंड करिए, चाय पानी सब पी लिया, और हाई टी भी ले ली, जो भी उन्होंने खिलाया आपको सब खा लिया आपने, और घर आके सो गए। आपने कोई टेंशन या कोई चेक करने की कोशिश ही नहीं की। तो यहाँ पे आपकी नेग्लिजेंस है, आपकी लापरवाही है, तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं मिलेगा। अल्ट्रा वायर्स एक्ट, अल्ट्रा वायर्स एक्ट का मतलब ये होता है, आपने ये नोट भी कर लिया था, आपको ये पता भी लग गया था कंपनी अपने एमओ से बाहर जाके काम कर रही है, लेकिन फिर भी आपको प्रॉफिट मिल रहा था, इसलिए आपने कभी टोका नहीं इसको। कोई बात नहीं, हमें तो प्रॉफिट मिल रहा है ना, कंपनी अपने एमओ से बाहर जाके भी कर रही तो करते रहे काम, हमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अचानक से सडन लॉस हुआ, फिर आप पहुंच गए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लेके, कि भाई डॉक्ट्रिन इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि एमओ से बाहर जाके काम करेंगे, तो उसमें शेयर, उसमें प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर का कोई रोल नहीं है, ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर कोई रोल नहीं, हमें डॉक्ट्रिन इंडोर मैनेजमेंट दे दो। तो कंपनी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ये कहेगा, कोर्ट ये कहेगी कि जब आपको प्रॉफिट हो रहा था, आपको पता था कि एमओ को ब्रेक किया जा रहा है, अल्ट्रा वायर्स लगा हुआ है, मतलब बाहर जाके काम हो रहा है, अपने मतलब अपने कंट्रोल से बाहर काम किया जा रहा है, तब आपने इसको ऑब्जेक्ट नहीं किया क्योंकि आपको प्रॉफिट मिल रहा था। अब लॉस हुआ तो आप इसके खिलाफ कैसे आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लागू नहीं होगा। इसके अलावा मेलाफाइड एक्शन, कहीं पे आपके एक्शन के अंदर ही कुछ छुप, मतलब आपका कहीं, वो कहते हैं दाग वाला, या फिर आपके ऊपर ही शक है कि आप ठीक से एक्ट नहीं कर रहे। कोई भी कंपनी ऑफिसर है, फॉर एग्जांपल मान लो कि सरकारी अधिकारी है, उसका काम क्या है, कंपनी को चेक करना, इंस्पेक्ट करना है, लेकिन वो खुद क्या करता है, किसी कंपनी के शेयर खरीद लेता है। वैसे शेयर खरीदना उसके लिए मना नहीं है, लेकिन वो इस इंटेंशन से खरीदता है कि मेरे कंट्रोल की कंपनी है, तो मैं इनको प्रेशर करके सस्ते में शेयर ले लेता हूँ। तो वो 100 रुपये का शेयर 50 रुपये में ले लेता है, तो वहाँ पे उसकी मेलाफाइड इंटेंशन है, वो कंपनी से नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता है, तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फ़ायदा नहीं ले सकता है। जैसे पुलिस वाला होता है ना, हफ्ता वसूली करने पहुँच जाता है अपने इलाके के अंदर, तो वो सब में मेलाफाइड इंटेंशन आ जाती है, तो वहाँ पे इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होता। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पूरा हो गया आपका, कंप्लीट है। इसमें कुछ पूछना है तो पूछो, फिर मैं अगला क्वेश्चन शुरू करता हूँ, नहीं तो एग्जाम में जो है ना, इसको कैसे याद करोगे। तो एग्जाम के लिए इसको याद करने का एक ही तरीका है कि आप जैसे नोट्स में लिखा है, असाइनमेंट में लिखा है, ऐसे ना भी कर पाए तो आप सबके 10-10 12-12 पॉइंट बना लें, अपने हिसाब से बना लें, और इसकी एक्सप्लेनेशन अपनी लैंग्वेज में लिख दें। अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन लिख दें, पॉइंट यही रखें, बस पॉइंट यही होंगे ना, तो एग्जामिनर आपको डेफिनेटली मार्क्स दे देगा। आप हिंदी मीडियम में अगर पेपर लिख रहे हैं तो एक और आपके लिए प्लस पॉइंट होता है कि आप इंग्लिश में भी हेडिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे जो है इंग्लिश के वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, तो उनके लिए ये पॉजिटिव है कि वो हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके भी आंसर लिख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश वाले बच्चे तो हिंदी के वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, तो वो क्या करें कि डेफिने वर्ड याद कर लें, और जो मेन हेडिंग्स हैं उन हेडिंग्स को याद करें, 10-12 हेडिंग एक क्वेश्चन की याद कर लें, और एग्जाम में जब लिखे हैं तो अपनी सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर दें। जहाँ भी आपको ये लग रहा हो कि आंसर शॉर्ट रह गया मेरा, मतलब आंसर मेरा शॉर्ट रह गया, मैं क्या करूँ, तो वहाँ पर आप क्या करें, एग्जाम्पल डाल दें, इलिस्ट्रेशन डाल दें, बना बना के कहानी डाल दें कोई भी। जैसे मैं आपको बीच बीच में कहानियाँ बताता हूँ, ऐसे आप कहानी डाल दें, तो कहानी डालने से भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि वो इलिस्ट्रेशन और केस लॉ बराबर माने जाते हैं अगर आपने ठीक से उसको डिफाइन किया है तो जितने मार्क्स आपको केस लॉ लिखने में मिलेंगे, उतने ही मार्क्स आपको वो इलिस्ट्रेशन लिखने में मिल जाएंगे, मतलब वो एग्जाम्पल डिजाइन करने से मिल जाएंगे उतने मार्क्स जितने केस लॉ से मिलते हैं। अब एक और है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आ गया, रिकंस्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन क्या होता है। तो कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन और कंपनी का अमलगमेशन दोनों में क्या फ़र्क है। तो रिकंस्ट्रक्शन के बारे में आपने कुछ तो पढ़ा ही होगा, तो आप बताओ कि रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है और कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन नहीं पता किसी को, क्या पढ़ा नहीं अभी तक।
देखो, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि हम अपनी कंपनी को नए फ्लेवर के साथ ला रहे हैं। नए फ्लेवर का मतलब होता है कि कंपनी तो पुरानी है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं। जैसे हम उसके नेम क्लॉज में कुछ चेंज कर लेंगे, तो कंपनी रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगी। लेकिन रिकंस्ट्रक्शन होने का मतलब ये नहीं कि उसके लायबिलिटी, जो उसके कॉन्ट्रैक्ट है पुराने, वो सब बेकार हो जाएंगे। वो एज इट इज़ रहेंगे, पार्टनर भी रहेंगे कंपनी के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास शराब है, तो शराब को हमने सिर्फ बोतल परिवर्तित कर दी, मतलब बोतल चेंज कर दी। तो जो हमारी शराब है वो तो वही है ना, लेकिन सिर्फ हमारी बोतल चेंज हो गई। बोतल का मतलब ये है कि नया फ्लेवर दे दिया हमने हमने उसका नया कलर दे दिया, नया रूप दे दिया। जैसे कपड़े बदल लेना, तो उस तरह से रिकंस्ट्रक्शन होती है। तो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है, कभी कंपनी अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करती है। रिकंस्ट्रक्ट इसलिए कर सकती है कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करना चाहती है वो। यानी कि मान एग्जांपल, एक कंपनी का नाम मार्केट में काफ़ी ख़राब हो गया है। अब उस खराब नाम की वजह से कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही, तो कंपनी उस नाम को थोड़ा सा परिवर्तन करके ये कोशिश करती है कि वो थोड़ा मार्केट में नए फ्लेवर में आ जाए। तो नए रूप में आने की वजह से हो सकता है उसकी प्रमोशन हो जाए। तो इस वजह से कंपनी क्या करती है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, ठीक है, अपने ऑपरेशंस के लिए, ठीक है, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए रिकंस्ट्रक्शन कर लेती है। तो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है आपका? रिकंस्ट्रक्शन जो है वो इंटरनल भी हो सकता है, जिसमें एक कंपनी वो कर सकती है, और एक्सटर्नल भी हो सकता है, जिसमें उस जैसी सारी कंपनियां अपना रिकंस्ट्रक्शन कर रही। तो सारी कंपनी जब करती हैं, जब कोई गवर्नमेंट रूल्स चेंज हो जाते हैं, तो सारी कंपनियों को अपना रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि दो कंपनी है जो काम कर रही है, लेकिन दोनों कंपनी ये देखती है कि हम आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, तो हमें मार्केट के अंदर काफ़ी लॉसेस उठाने पड़ रहे हैं। अगर हम दोनों कंपनी मिलकर एक हो जाए, जैसे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों एरोप्लेन के बिजनेस में थी, मतलब दोनों के हवाई जहाज की एयरलाइंस थी, लेकिन दोनों कंपनियों ने ये सोचा कि हम एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, हमेशा प्राइस में टकराते हैं, कि वो 800 ले रहा है तो हम 750 ले लें, तो हमारे पास क्लाइंट ज़्यादा आएंगे, पैसेंजर ज़्यादा आएंगे। तो अगर हम दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, ए बी लिमिटेड बना ले, ए बी लिमिटेड एयरलाइंस, तो हमारा दोनों का जो बिजनेस है वो ग्रोथ हो जाएगा। तो वो मर्जर करके रिकंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, मतलब मर्जर हो रहा है, दो कंपनी मिलके एक कंपनी हो जा रही है। और इस मर्जर के पीछे रीज़न होते हैं तीन। पहला रीज़न प्रॉफिट मोटिव, दूसरा रीज़न मार्केट कैप्चर करना, और तीसरा रीज़न अपनी फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना। तो ये तीन रीज़न हमेशा मर्जर में लिख देना, और इन्हीं तीन रीज़न से आपका पूरा पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है। तीसरा और दूसरा हो सकता है इसके अंदर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में अमलगमेशन। अमलगमेशन में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा कंपनियां मिलकर किसी एक नई कंपनी को बना देती हैं। मर्जर में दो कंपनी मिल रही थी, ए और बी मिलके ए बी लिमिटेड हो गया, लेकिन अमलगमेशन में ए बी सी डी सारी कंपनी मिल गई, और मिलकर उन्होंने प्रिया लिमिटेड कंपनी बना दी। यानी कि अब पुरानी वाली तो कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही इनके अंदर, बिल्कुल नए फ्लेवर में, नए फ्लेवर में आ गई। तो ये अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब होता है कि ओरिजिनल कंपनीज जो होती हैं वो अपने एग्जिस्टेंस को ख़त्म करके एक नई कंपनी बना लेती है। तो नई कंपनी पुरानी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब तो आप समझते ही होंगे। एब्जॉर्ब का मतलब है अपने में शामिल कर लेना। जैसे हमारे पास स्पॉन्ज होता है, फॉर्म होता है, उसको पानी में डालते हैं तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है ना अपने अंदर। तो इसी तरह से कंपनी अपने एमलगमेशन में क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, एक नई कंपनी के रूप में बनकर आ जाती है। दूसरा हमारा टेक ओवर भी हो सकता है। टेक ओवर या एक्विजिशन, मान लो कोई कंपनी लॉस में चल रही है और उस कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है। लिक्विडेशन मतलब कंपनी अपने आप को ख़त्म कर रही है, लिक्विड कर रही है, बेच रही है। तो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी जिसको लगता है कि भाई मेरे को इस कंपनी को टेक ओवर करने से फ़ायदा है, तो वो उसको टेक ओवर कर लेते हैं। टेक ओवर, उसके बिजनेस को टेक ओवर कर लेते हैं कि भाई ये लॉस में चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका एक मार्केट तो है, इसके कस्टमर्स तो हैं, उस कस्टमर्स का फ़ायदा जो दूसरी कंपनी होती है, एग्जिस्टिंग कंपनी होती है, वो लेने की कोशिश करती है। तो इसमें भी रिकंस्ट्रक्शन होता है, जिसे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में जो बाहरी रिकंस्ट्रक्शन है, उसमें तीन हो गए, एक मर्जर, एक अमलगमेशन, और एक हो गया टेक ओवर। ये तीन तरह के एक्सटर्नल हो गए। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी होता है, जिसमें कंपनी इंटरनली अपने में चेंज कर रही है। मतलब लिक्विड वही पुराना है, सिर्फ बोतल आप बदल रहे हैं ताकि उसकी शक्ल बदल जाए और मार्केट में माल बिकने लगे। कई बार क्या होता है, कस्टमर एक माल से बोर हो जाते हैं, तो कंपनी क्या करती है, उसके फ्लेवर में कुछ चेंज कर देती है, और फ्लेवर में चेंज करके उसको नए नाम से बेचना शुरू कर देती है, तो वो बिकने लगता है प्रोडक्ट। तो उसे रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। यहाँ पे कंपनी पुरानी है, उसके शेयर होल्डर पुराने हैं,
उसके सारे मार्केट कस्टमर सब पुराने हैं, लेकिन वो क्या कर रही है अपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से ओवरकम करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए अपने ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट में चेंज कर देती है। जैसे नाम में थोड़ा सा परिवर्तन कर लेना, ऑब्जेक्ट क्लॉज को थोड़ा सा बदल देना, इस तरीके से। अगर हम बात करें कि फ़र्क क्या है रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन में, क्या फ़र्क है, तो रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि ओरिजिनल कंपनी जो होती है वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल उसका रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है। मतलब एक नई कंपनी तैयार हो जाती है, पुरानी कंपनी से एक नई कंपनी तैयार हो जाती है। जैसे दो कंपनी मिलकर एक हो गई, ए बी लिमिटेड, लेकिन ए का नाम भी जिंदा है, बी का नाम भी जिंदा है, नाम खत्म नहीं हुआ। लेकिन अमलगमेशन में क्या होता है, दोनों कंपनी खत्म हो जाती हैं और फिर एक तीसरी कंपनी तैयार हो जाती है, जिसके बारे में हमें पहले से देखने से ये नहीं पता लगता कि पहले कौन सी कंपनी थी वो। तो इसे अमलगमेशन कहते हैं। ओरिजिनल कंपनी का एग्जिस्ट खत्म हो जाता है और एक नई कंपनी फॉर्म हो जाती है, बन जाती है। नंबर ऑफ कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर जो रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं उसमें सिंगल कंपनी भी कर सकती है, मतलब अपने को परिवर्तित कर सकती है सिंगल कंपनी भी, और एक से ज़्यादा कंपनी भी कर सकती है। लेकिन अमलगमेशन की बात करें तो इसमें ज़्यादा कंपनी कर सकती है, सिंगल कंपनी नहीं कर सकती। सिंगल कंपनी अपने आप को अमलगमेशन कैसे करे, तो वो पॉसिबल नहीं। पर्पस की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करना हो सकता है, कैपिटल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना हो सकता है, किसी सेल्स इशू को इम्प्रूव करने के लिए भी रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। अमलगमेशन की बात करें तो अमलगमेशन में कंपनी अपनी स्ट्रेंथ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, इसके अलावा अपने किसी मोटिव को अचीव करने के लिए, किसी सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए, मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए ये सब कर सकते हैं। अगर हम लीगल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो अमलगमेशन के लिए जो लीगल इम्प्लीकेशंस हैं वो ज़्यादा मुश्किल है, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पूरा नई कंपनी को फ्रेम करना है। लेकिन रिकंस्ट्रक्शन उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें हम छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं एजीएम के थ्रू, मेमोरेंडम में अल्टरेशन करके या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन करके। अब इसका प्रोसीजर क्या है, अगर मान लो आपको रिकंस्ट्रक्शन करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी प्लानिंग करेंगे। मतलब आप वो चीज़ डिसाइड करोगे कि किस चीज़ को आपको रिकंस्ट्रक्ट करना है, आपको चेंज क्या करना है, आप क्या बदलना चाहते हैं कंपनी के अंदर। फिर आपको अप्रूव कराना पड़ेगा इसको शेयर होल्डर और क्रेडिटर से। तो शेयर होल्डर क्रेडिटर कैसे अप्रूव करेंगे, एजीएम बुलाओगे आप। कोई भी चेंजेस करना है तो एजीएम के थ्रू होगा, और उस चेंजिंग का प्रपोजल बोर्ड मीटिंग में पास होगा सबसे पहले। तो बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर बैठेंगे और डायरेक्टर बैठ के ये प्रपोजल पास करेंगे कि हमें ये चेंज करना है, और चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एजीएम बुलानी पड़ेगी। एजीएम में सबको बुलाएंगे, क्रेडिटर्स को, शेयर होल्डर को, और उनके स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू हम रिकंस्ट्रक्शन का प्रपोजल पास करा लेंगे। लीगल और रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस, इसके लिए हम लीगल रूल, मतलब लीगल का मतलब ये है कि जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है उसको अप्लाई करेंगे जब भी हमें कुछ ऐसा चेंज करना है, क्योंकि रजिस्ट्रार की परमिशन के बिना हो नहीं सकता, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो रजिस्ट्रार ने हमें दे रखा है, हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के पास है। तो जैसे हमें पैदा होने पे बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है हॉस्पिटल से, उसी तरह से जब कंपनी पैदा होती है तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। तो हम रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, उससे लीगल परमिशन लेंगे। इसके अलावा हमें एक प्रपोजल तैयार करवाना पड़ता है इसके लिए, जो अकाउंटेंट तैयार कर सकता है, सीएस तैयार कर सकता है, एडवोकेट तैयार कर सकता है, या ऑडिटर तैयार कर सकता है। इस तरह का प्रपोजल जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चेंजेस लाने। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का तो यही है कि सबको बताना होता है, पब्लिक को भी बताना होता है एक पब्लिक नोटिस के थ्रू। अपने एजीएम में हम अपने कंपनी के जो शेयर होल्डर क्रेडिटर हैं उनको बताते हैं, और पब्लिक नोटिस के थ्रू पूरी पब्लिक को इन्फॉर्म कर देते हैं। इस प्लान को फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं। मान लो एजीएम में पास हो गया, हमने मेमोरेंडम एसोसिएशन में भी चेंज कर लिया, आर्टिकल में भी इसके क्लॉजेस को पास कर लिया, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, प्लान को चेंज करना शुरू कर देंगे। फिर हम अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएंगे, चेंज होने के बाद की फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार होगी, और हमारा इसका जो भी क्लोजर डॉक्यूमेंट है उसको हम लास्ट में जाके मतलब पब्लिक के लिए एक नोटिस की तरह इशू कर देंगे, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में वो चेंज हो जाएगा हमारा, जो हमने चेंजेस पास किए। अगर हम रिकंस्ट्रक्शन की जगह अमलगमेशन करना चाहें तो अमलगमेशन में तो कंपनी पूरी ख़त्म हो जाती है और एक नई कंपनी बन जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें दो तरह के होते हैं। एक है एब्जॉर्प्शन अमलगमेशन, जिसमें पुरानी कंपनी एब्जॉर्ब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और नई कंपनी तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले जो कंपनी ख़त्म हो रही है उसका नेगोशिएशन एंड एग्रीमेंट करना पड़ता है।
यानी कि जो भी कंपनी खत्म हो रही है उसके शेयर होल्डर तो इस चीज़ की डिमांड करेंगे कि उनको पेमेंट की जाए या उनको नई कंपनी में शेयर दिए जाए। तो उनसे नेगोशिएशन किया जाता है, उनसे एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं क्रेडिटर और शेयर होल्डर से। फिर हम जो भी शेयर होल्डर क्रेडिटर है उनकी मीटिंग बुलाते हैं, उनसे अप्रूवल लेते हैं। फिर हम रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं कि हम इस तरह का कोई स्टेप करना चाह रहे हैं एमलगमेशन का। क्योंकि कंपनी जो है अगर लीगल पर्सन है तो लीगल पर्सन है, तो उसको लीगल पर्सन के लिए तो जो रूल्स होते हैं वो राज्य बनाता है। तो राज्य यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो इससे हमें परमिशन लेनी होगी। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, मतलब पुरानी कंपनी से नई कंपनी की तरफ एसेट लाइबिलिटीज ले जानी पड़ेंगी। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, नए शेयर इशू करने पड़ेंगे नए नाम से। जैसे पुरानी कंपनी ए बी सी और डी थी, तो ए लिमिटेड के जो शेयर होंगे वो नई कंपनी जो भी तैयार हो रही है उस कंपनी के नाम से नया शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, नया शेयर वारंट मिलेगा, जितने भी डिसाइड होंगे उतने शेयर मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पुरानी कंपनी में किसी के 10 शेयर थे, तो उसको बोला भाई 10 के बदले में आपको 4 शेयर मिलेंगे नई कंपनी के, क्योंकि नई कंपनी बड़ी कंपनी है, ज़्यादा कैपिटल की कंपनी। तो वो भी रेडी हो जाएगा कि नई कंपनी में मुझे शेयर मिल रहा है और ज़्यादा कैपिटल के शेयर मिल रहा है, तो वो 4 शेयर ले लेगा 10 के बदले में, तो उसको 4 शेयरों का सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, शेयर वारंट इशू हो जाएगा। फिर हम लीगल रेजोल्यूशन यानी कि जो कंपनी बंद हो गई उसके हर चीज़ को सेटल करना पड़ेगा ना, उसके जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उनको ख़त्म करना पड़ेगा, क्रेडिटर की पेमेंट करनी पड़ेगी, डेटर से पैसा लेना पड़ेगा, तो उसका हमें लीगल रेजोल्यूशन करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा पुरानी कंपनी को। फिर हमारी नई कंपनी तैयार होगी। तो ये एब्जॉर्प्शन में नई कंपनी तैयार हो गई। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो हमारा ब्लेंडिंग एमल्गेमेशन भी होता है, जहाँ पे जैसे मिक्सर में, जैसे मिक्सी के अंदर हमने 3-4 चीज़ें डाल दी और मिक्सी चला दी, तो उसके बाद वो तीनों चारों चीज़ों का सेट खत्म होकर एक नया पेस्ट बन के तैयार हो जाता है, जिसमें हमें ये नहीं पता लगता कि इसमें पहला पार्ट का है, दूसरा का है, तीसरा का है। तो ब्लेंडिंग एमल्गमेशन इसे ही कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक नेगोशिएशन, वही सेम प्रोसेस है इसका भी। सबसे पहले नेगोशिएशन एग्रीमेंट तैयार होगा, उसके बाद शेयर होल्डर क्रेडिटर की अप्रूवल ली जाएगी एजीएम के थ्रू, उसके बाद फिर नई एंट्री तैयार होगी। फिर नई एंटिटी तैयार होने के बाद एसेट्स और लाइबिलिटी दी जाएंगी नई आइडेंटिटी की। जैसे पुराने क्रेडिटर थे उनको नया क्रेडिटर के रूप में नई कंपनी में हिस्सा मिल जाएगा। फिर इशू किए जाएंगे नए शेयर, पुरानी कंपनी के शेयर छीन लिए और नई कंपनी के शेयर दे दिए। ओल्ड कंपनी डिसॉल्व हो गई और नई कंपनी शुरू हो गई, और फिर उसकी अकाउंटिंग रिपोर्टिंग भी चालू हो गई नई कंपनी। तो अगर हम कहें कि लीगल फ्रेमवर्क क्या है, क्या अमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन जो भी हम कर रहे हैं क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर भी एक बहस है। तो कहते हैं कि कंपनी के लिए अगर मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस ना हो तो कंपनी बंद हो जाएंगी बहुत सारी। तो इसीलिए मार्केट कंडीशंस के लिए और लोगों को नौकरियां प्रोवाइड होती रहे, स्टेबिलिटी रहे, प्रोडक्ट सबको मिलते रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि रिकंस्ट्रक्शन अमलगमेशन होना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट में ही। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका अमलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन। इसमें जितनी तरह के क्वेश्चंस आते थे मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए। उसके अलावा अब हमारा अगला जो असाइनमेंट है उसको शुरू कर लेते हैं, मतलब अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है अगला आपका कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन जो वर्ड है, इस इनकॉर्पोरेशन वर्ड का क्या मीनिंग है ये बताइए। इनकॉर्पोरेशन, हाँ मैंने पीछे भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया इनकॉर्पोरेशन। बताइए क्या होता है इनकॉर्पोरेशन, जो भी पता है वो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। सर ये कंपनी होती है, रजिस्टर्ड कंपनी। नहीं, कंपनी नहीं होती इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेशन मतलब वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है। कंपनी की लीगल एंटिटी होनी चाहिए। हम्म, देखो यही मैं है। आपको बताता हूँ, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है एक प्रोसेस जिसे कंपनी, मान लो एक दिन रात को सोते सोते आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि आपके पास इतनी एबिलिटी है, इतना दिमाग है कि आप एक कंपनी बना सकते हैं और इस चीज़ को काम को अच्छी तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि आप फ़ोन बना सकते हैं, मतलब आपने सोचा कि फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं शुरू करते इंडिया में, क्यों एप्पल जैसे फ़ोन नहीं बन सकते, हम चाइना से सामान मंगाएंगे, असेंबल करेंगे, फ़ोन तैयार करेंगे, अपने ब्रांड बना के बेचेंगे। ये आइडिया आपके दिमाग में आ गया। अब इस आइडिया को अगले दिन आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करने लगे। तो जब भी आप किसी भी आइडिया को एग्जीक्यूट करोगे तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले उसको अस्तित्व में लाओगे, यानी कि कंपनी की एक लीगल एंटिटी है, जैसे बच्चे का जन्म होता है ऐसे कंपनी का भी तो जन्म होगा।
तो आपने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम सोच लिया, अब उस कंपनी को आप जन्म देना है आपको। तो उस कंपनी को जन्म देने के लिए आप सबसे पहले कहाँ पे जाओगे, आप जाओगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, क्योंकि पहला प्रोसेस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है। वहीं जाके आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे कि मुझे इस तरह का काम करना है। तो वहाँ से आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस पता लगेंगे कि ठीक है, आप मोबाइल बनाना चाहते हैं, चाइना से इक्विपमेंट मंगाना चाहते हैं, वो क्या आप कर सकते हैं, इलीगल काम नहीं है, ये वैलिड काम है, आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी, ये डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपको एक डायरेक्टर चाहिए। अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपको 2 डायरेक्टर चाहिए। अगर आप बनाना चाहते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो आपको मिनिमम 7 डायरेक्टर चाहिए। 7 डायरेक्टर मतलब बेसिक सब्सक्राइबर चाहिए 7। तो ये आपको पता लग गया बस। अब सबसे पहले आपको ये पता लगा कि भाई आरओसी की वेबसाइट, सबसे पहले आपको नाम फाइनल करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसकी एक आइडेंटिटी होने के लिए उसका नाम होना जरूरी है। तो कंपनी की हमेशा आइडेंटिटी अपने मालिक से अलग होती है, तो इसका मतलब इसकी भी आइडेंटिटी अलग तैयार होगी, तो इसके लिए एक नाम चाहिए। तो नेम क्लॉज, सबसे पहले आप काम क्या करोगे, नेम अप्रूवल पे काम करोगे। तो नाम के लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 1000 रुपये की फीस लगती है, और जितने भी अवेलेबल नाम होते हैं, जैसे आपने मान लो सोच लिया कि पी एंड सी लिमिटेड, या आपने एक नाम आ गया आपके मन में, इस नाम से मैं ब्रांड तैयार करूँगा, तो आप उसको डाल दोगे इसकी वेबसाइट पे। फिर वो बता देगा कि भाई इस नाम से तो पहले से कंपनी रजिस्टर्ड है, इस नाम से सरकारी कंपनी है, या इस नाम से कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है, आपको नाम ये अवेलेबल है। या पी एंड सी नहीं ले सकते आप, P&C-B लिमिटेड ले लो, P&C-N लिमिटेड ले लो, मतलब ऐसे कुछ ऑप्शन दे देगा आपको। जो भी आपको पसंद हो उसको आप बुक कर लो वहाँ से। बुक करने के लिए 1000 रुपये की फ़ीस है। 1000 रुपये की फ़ीस 20 दिन के लिए है। 20 दिन के लिए वो नाम आपके लिए बुक हो जाएगा। 20 दिन के अंदर अगर आपने मेमोरेंडम एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन बनाकर सबमिट कर दिया तो नाम आपका हो जाएगा, वरना वो नाम किसी और के पास चला जाएगा, फिर छूट जाएगा। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले नेम अप्रूवल ले लिया। अच्छा, नेम अप्रूवल में 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। किसी और कंपनी से जैसा नाम ना हो, रिजम्बल नेम ना हो, किसी सरकारी कंपनी से मिलता जुलता नाम ना हो, किसी और एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता जुलता नाम ना हो जो उसी तरह का बिजनेस करती हो, ताकि कंज्यूमर को समझने में दिक्कत हो। जैसे एप्पल की जगह आपने पाइन एप्पल रख दिया कि मैं तो पाइन एप्पल के नाम से फ़ोन बनाऊंगा, तो ये चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि वो एप्पल से रिजम्बल नेम है, इस वजह से नहीं चलेगा। और उससे क्या होगा, कंज्यूमर को थोड़ा सा भ्रम हो जाएगा। जैसे आपने एप्पल की स्पेलिंग चेंज करके बोल दिया कि A-P नहीं, मैं तो APL ही कर देता हूँ, पढ़ने में तो वो भी एप्पल ही आएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि इससे क्या हो, फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। तो नेम अप्रूवल हो गया आपका। इनकॉर्पोरेशन वो प्रोसेस है, इनकॉर्पोरेशन जब भी बोले तो ये वो प्रोसेस है जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होती है, तैयार होती है, और लास्ट में जाके आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, यानी कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया कि आपकी कंपनी तैयार है, जन्म ले चुकी है, सेपरेट लीगल एंटिटी तैयार हो गई है, अब आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो नेम अप्रूवल हो गया। नेम अप्रूवल जैसे ही हो जाएगा तो आपका दूसरा स्टेप शुरू हो गया। अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी कंपनी को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। तो MOA बनाओगे आप कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं। जैसे आपने बिजनेस डिसाइड किया मोबाइल में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है जी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग आपने उसके अंदर लिख दिया। कितने लोग होंगे इसके अंदर, मैं तो अकेला ही, सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी रहेगी, आपने ये भी मेंशन कर दिया। दूसरा ऑप्शन आया, दूसरे ऑप्शन में पूछा कितने, मतलब कितने इसके वो होगी, कैपिटल कितनी होगी, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। मैं तो 1 लाख से शुरू करूँगा साहब, 1 लाख इसकी कैपिटल भी हो गई। अगला स्टेप आया कि भाई कोई भी कंपनी शुरू करोगे तो पहली पहचान आपका नाम, दूसरी पहचान आपका घर। तो घर कहाँ है आपका, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। तो MOA में आपने वो भी लिख दिया कि भाई ये मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस रहेगा। अच्छा, रजिस्टर्ड ऑफिस कोई भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कमर्शियल प्लेस ही होना चाहिए, घर से भी आप किसी कंपनी को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अब तो गवर्नमेंट ने और प्रोसेस काफ़ी सिंपल कर दिया है। एक नया सिस्टम आ गया, स्पाइस कहते हैं इसको, ये आपके कोर्स में वैसे लिखा नहीं है, ये एक नया सिस्टम आया है, स्पाइस, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। यानी कि डिजिटल के ज़माने में अब फॉर्म वॉर्म भर के देने की ज़रूरत नहीं, पहले तो पूरी फाइल बना के देनी पड़ती थी, और उस फाइल को अप्रूव कराना पड़ता था, CA से अटैच कराना पड़ता था, या CA से या किसी एडवोकेट से अटैच करा के कि हाँ हमने कंपनी के सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया है, हमने सब हमने सब नियम कायदे पढ़ लिए हैं, और हम सब चीज़ के लिए एग्री। ऐसा एक डिक्लेरेशन, एक एफिडेविट साइन होता है, CA उसको अप्रूव कर देगा, या फिर CS कर देगा, या कोई एडवोकेट कर देगा, तो उसके बाद ही कंपनी रजिस्टर्ड होती है। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, सिंप्लीफाइड प्रोसेस कर दिया, ऑनलाइन जाके आप हर चीज़ को वहाँ पे डिजिटली सबमिट कर दो। मेमोरेंडम एसोसिएशन बन गया, डिजिटल कॉपी सबमिट कर दो, मतलब उसकी स्कैन कॉपी लगा दो,
डायरेक्टर कौन है? मिस्टर ए डायरेक्टर है। मिस्टर ए का आपने पैन कार्ड लगा दिया, मिस्टर ए का आपने आधार कार्ड लगा दिया। कंपनी का नाम क्या है? तो आपने नाम का एक सर्टिफिकेट लगा दिया कि आपने ये बुक किया हुआ है, पहले से 10,000 रुपये की फीस कटवाई हुई है, ये नाम आपको मिला हुआ है, आपने वो लगा दिया। चलो जी, नाम भी हो गया। रजिस्टर्ड ऑफिस का क्या प्रूफ लगा रहे हैं? तो आपने बिजली का बिल लगा दिया। तो स्पाइस हो गया अब नया सिस्टम जो डिजिटली सब चीज़ को करता है। लेकिन पहले डिजिटली था नहीं, तो हमारी जो बुक में लिखा है वही प्रोसेस लिखा है जो पहले था, जिसमें आप पूरी फाइल बनाते हैं। तो एमओए आपका पूरा बन के तैयार हो गया। फिर आप उसके बाद बनाएंगे एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्योंकि अगर आप कंपनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो तो ये भी तो कहोगे कि भाई जुडिशरी कौन होगी, अगर कोई इस रूल को नहीं मानेगा तो कौन सजा देगा। इस रूल को लागू कराने वाली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्या काम करेगी, कैसे करेगी? क्योंकि फादर सिर्फ एक दिशा बता सकते हैं, घर को पैसा कमा के ला सकते हैं, लेकिन चलाने का काम तो मदर का है। तो इसलिए मदर है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसके बिना घर चलेगा ही नहीं। तो इसलिए आप दोनों चीज़ें बना के आपने वहाँ पे सबमिट कर दी। फिर आपके डायरेक्टर और शेयर होल्डर डिसाइड हो गए। मान लो मैंने तो बोला था कि सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी, तो मैं ही डायरेक्टर हूँ, मैं ही शेयर होल्डर हूँ। लेकिन अगर मेरी सोल ना होके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती तो 2 लोग होते, कम से कम मिनिमम 2 होने चाहिए। तो 2 लोगों का मतलब ये है कि एक डायरेक्टर बन जाएगा, एक शेयर होल्डर आ जाएगा उसका। जैसे मैं और मेरे बेटे ने मिलकर कंपनी शुरू कर दी, तो मेरा बेटा शेयर होल्डर, मैं डायरेक्टर, मैं चला रहा हूँ। ये मेरा बेटा चला रहा है तो वो डायरेक्टर और मैं शेयर होल्डर। ठीक है। डायरेक्टर शेयर होल्डर के नाम और उनके जो बेसिक सब्सक्राइबर होते हैं उनके पूरे आईडी लगते हैं। क्योंकि पहले ये होता था कि बहुत सारे लोग ना फ्रॉड नाम से कंपनियां रजिस्टर्ड करा देते थे, उनको पता ही नहीं होता था। मान लो मिस्टर राम के नाम कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, राम को पता ही नहीं होता था। तो इसलिए इन्होंने नया प्रोसेस शुरू कर दिया डिक्लेरेशन का, कि आपको एक डिक्लेरेशन एफिडेविट देना पड़ेगा, हाँ ठीक है मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए एग्री हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या मैं इस कंपनी का बेसिक सब्सक्राइबर हूँ, सब्सक्राइबर मतलब शेयर होल्डर हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा एक एफिडेविट लगना शुरू हो गया है। और पब्लिक के केस में, पब्लिक लिमिटेड केस में 7 लोग लगते हैं, तो 7 लोग इसको रजिस्टर करा सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन और रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास सारे डॉक्यूमेंट आ गए। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, सारी पेमेंट को चेक करेंगे, आपकी फ़ीस की रसीदों को चेक करेंगे, फिर वो अप्रूवल देंगे आपको। जैसे ही वो अप्रूवल दे देगा वैसे ही आपको जारी हो जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट आपका इश्यू हो गया। तो बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू होने से ही आपकी क्या तैयार हो गई? कॉर्पोरेट लीगल आइडेंटिटी तैयार हो गई। तो कंपनी के केस में कभी भी कॉर्पोरेट लीगल आइडेंटिटी क्वेश्चन आए तो सैलमन वर्सेस सैलमन का केस काफ़ी फेमस है। इस केस के अंदर सैलमन थे जिन्होंने एक इंडिविजुअल पे एक शू मेकिंग कंपनी शुरू की, मतलब अपने अकेले बेस पर। बाद में जब कंपनी काफ़ी बड़ी हो गई तो सैलमन ने सोचा कि मैं इस कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना देता हूँ, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप प्राइवेट। फिर उन्होंने सोचा प्राइवेट नहीं बना तो पब्लिक बना देता हूँ। तो उसने क्या किया कि अपनी बीवी को एक पार्टनर बना दिया और अपने 4 बेटों को एक पार्टनर बना दिया और खुद एक पार्टनर बन गया। तो 6 पार्टनर थे, मतलब वैसे 7 होते हैं पर इसमें कुछ होगा, एक कहीं मिस हो रहा होगा। तो 7 पार्टनर के साथ ये कंपनी जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। अब इस कंपनी ने 3 साल बिजनेस करने के बाद ये लॉस में चली गई अचानक से। तो सैलमन जो थे उनका सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ था कंपनी के अंदर और वो सिक्योर्ड थे, मतलब उनका सिक्योर्ड लोन था सारा का सारा, उन्होंने सिक्योर्ड करवा रखा था लोन, क्योंकि उन्हीं की कंपनी थी। एक और बंदा था इस कंपनी का जो आउटसाइडर क्रेडिटर था, उसके भी कंपनी के अंदर पैसे थे। तो सैलमन के मान लो कि 2 लाख थे और आउटसाइडर के 50,000 थे। अब कंपनी के पास जो एसेट्स थी वो केवल 1 लाख रुपए की एसेट्स हैं कंपनी के पास, जो बेचने के बाद 1 लाख आ सकता है। तो सैलमन ने क्लेम किया कि वो सिक्योर्ड है, इसलिए सबसे पहले उसको पेमेंट होगी। उसका 2 लाख बकाया है तो पूरा लाख रुपए वही रख लेगा। उसने पूरा लाख रुपए रखते कंपनी बंद कर दी और क्रेडिटर को बेचारे कुछ नहीं मिला। तो वो चला गया नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल, उसने बोला कि कोर्ट कोर्ट मेरे साथ तो अन्याय हो गया, ये तो खुद ही मालिक है और खुद ही सिक्योर्ड लोन वाला है, तो भाई इसको पेमेंट क्यों मुझे होनी चाहिए, मैं तो बाहर का बंदा हूँ, इसने तो इतने साल से प्रॉफिट भी तो कमाया है। तो कोर्ट ने ये बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, कंपनी अलग, सैलमन एंड सैलमन कंपनी अलग है और सैलमन एक अलग पर्सन है। इसलिए सैलमन जो है सिक्योर्ड लोन है, उसका सिक्योर्ड क्रेडिटर है, इसलिए सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट होती है। तो इसलिए सैलमन 1 लाख रुपए रख सकता है और तुम्हें 50,000 का लॉस बियर करना ही पड़ेगा। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कोर्स है, केस है, अगर कभी आपको लिखना हो तो एग्जाम में लिख लेना इसको। अब आ गया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी इश्यू हो गया। अब आप इसके बाद क्या काम करेंगे? जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद वो चलना शुरू करता है, तो आपने अपना कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कर दिया, मतलब बिजनेस को आपने शुरू कर दिया। बिजनेस भी आपका शुरू हो गया, ठीक से चलने लगा। अब बिजनेस अच्छा होगा खराब होगा तो आगे की कहानी है। तो इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जैसे ही आप बिजनेस शुरू कर देते हैं इनकॉर्पोरेशन ख़त्म। तो इनकॉर्पोरेशन में पूरा प्रोसेस आएगा
पैदा होने से खड़े होने तक, बर्थ सर्टिफिकेट लेने तक और चलने तक। अब मान लो कि कहीं पर कोई विवाद आ जाता है, कहीं पर कोई फाइल हो जाता है कोई केस, तो इसमें 3-4 प्रिंसिपल हैं जो लगते हैं, जैसे सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कि भाई कंपनी अलग है, कंपनी के मालिक अलग है। लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी उतना ही काम कर सकती है जितने जितनी लाइबिलिटी के लिए वो रजिस्टर्ड है। जैसे मैंने 1 लाख रुपए से कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी, तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 लाख रुपए का बिजनेस कर सकता हूँ। उससे ज़्यादा अगर मुझे बिजनेस करना होगा तो मुझे अपनी कैपिटल क्लॉज को चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे मेमोरेंडम में चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एजीएम बुलानी पड़ेगी, उसके लिए मुझे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तो पूरा प्रोसेस लग जाएगा। ठीक है। इसके अलावा परपेचुअल सक्सेशन, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? अगर कंपनी एक अलग पर्सन है, मान लो मिस्टर राम ने कंपनी शुरू की मोबाइल बनाने की, लेकिन कंपनी बढ़िया चल रही थी, 3 साल बाद राम की डेथ हो गई, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी थी, मतलब अकेला राम ही मालिक था उसका, तो कंपनी बंद हो जाएगी कि चलती रहेगी? सर कंपनी कभी भी बंद नहीं होती सर। कंपनी परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कंपनी कभी बंद नहीं होती, क्योंकि कंपनी की कोई भगवान ने थोड़ा ना मौत फिक्स की हुई है। वो मौत जब भी होती है जब फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, तभी कंपनी की मौत होती है, अदर कंपनी नहीं मरती। अब मतलब राम अकेला मालिक था, वो मर गया, उसका कोई ना कोई तो लीगल हायर होगा, वो क्लेम करेगा उस चीज़ के ऊपर। नहीं क्लेम करेगा तो गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर लेगी, कंपनी चलती रहेगी। सर जिसका कोई वारिस नहीं होता फिर वो तो फिर तो गवर्नमेंट के पास जाएंगे कंपनी। हाँ, मैंने ना गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर लेगी, तो गवर्नमेंट चलाएगी, मतलब कंपनी बंद नहीं होती कभी भी। तो इसलिए परपेचुअल सक्सेशन है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कंपनी में एक और क्लॉज है कि मोर एग्जांपल, मान लो कि आपने 7 पार्टनर के साथ कंपनी शुरू की थी, तो 7 पार्टनर में से एक पार्टनर ये चाह रहा है कि मैं अपने शेयर अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर दूँ, तो वो कर पाएगा? दोबारा बोलना सर एक बारी। मतलब अपने 7 पार्टनर के साथ एक कंपनी शुरू की, 7 में से एक पार्टनर, मतलब 6 नहीं चाहते, 7 में से एक पार्टनर ये चाहता है कि वो अपना शेयर अपने बेटे के नाम ट्रांसफ़र कर दे, तो वो कर पाएगा? वैसे तो सर हो सकता है। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेमोरेंडम एसोसिएशन में जो बेसिक सब्सक्राइबर होते हैं उनका नाम दर्ज होता है, इसलिए वही पार्टनर रहेंगे। अगर उनको ऐसा करना है ट्रांसफ़र, तो उनको सबसे पहले एमओ में अल्टरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एजीएम में स्पेशल क्लोज के थ्रू पास करवाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, आज हमारे पास जो है 32 स्टेट्स हैं, और हम एक 33rd स्टेट, मतलब 33 वाली स्टेट को बनाना चाहें, तो बनाना इतना आसान नहीं है ना, उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा ना, तभी बनेगी एक नई स्टेट। तो उसके लिए अमेंडमेंट प्रपोजल पास होगा। उसी तरह से एमओए में भी अमेंडमेंट प्रपोजल पास होता है। मतलब एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके चलोगे ना मेमोरेंडम ऑफ सेशन को, तो जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने 2 साल पढ़ ही लिया, 5th सेमेस्टर भी पढ़ा, 6th सेमेस्टर भी पढ़ा, इसलिए। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। इसके एडवांटेजेस भी हैं। इनकॉर्पोरेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं? अगर कोई आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तो क्या एडवांटेजेस हैं इसके, फ़ायदे क्या हैं? सर इसकी अपनी लीगल आइडेंटिटी होती है, अपनी सबसे प्रॉपर्टी बड़ा होती है। फ़ायदा यही है इसका कि इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। ठीक है। दूसरा परपेचुअल सक्सेशन है, कभी मरती नहीं है कंपनी, कंपनी हमेशा ज़िंदा रहती है। ठीक है। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टियाँ खरीद सकती है, ये एडवांटेज है। दूसरा, कंपनी केस भी कर सकती है, कंपनी के ऊपर केस हो भी सकता है, बी श्यूड और कैन बी श्यूड। ठीक है। इसके अलावा बस यही बहुत है मेरे ख्याल से। तो ईजियर एक्सेस टू कैपिटल, ये रहने दो। अब डिसएडवांटेज, हर कोई एग्जाम में से पूछे व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि रेगुलेटरी कंप्लाइंस, कि आपके ऊपर एक अथॉरिटी बैठ जाती है जो आपकी हर चीज़ को चेक करने लगती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो सकती है, आर हो सकता है, रजिस्ट्रार ऑफ सी हो सकता है। ठीक है। ये रूल्स और रेगुलेशन टाइम बनाते हैं, उस हिसाब से आपको चलना होता है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस, मतलब जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो रिस्क आपके साथ जुड़ जाता है इसके साथ ही, ये डिसएडवांटेज है। दूसरा, डबल डबल टैक्सेशन होना शुरू हो जाता है। जैसे ए ने अपनी कंपनी बना दी, सोल प्रोप्राइटरशिप, ए ही मालिक है,
लेकिन वो कंपनी का भी टैक्स भरेगा, क्योंकि वो कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी, और वो अपना पर्सनल टैक्स भी भरेगा। जो पैसा वो कंपनी से आ रहा है, जो उसको डिविडेंड मिल रहा है, उस पर वो अलग से टैक्स भरेगा और कंपनी अलग टैक्स भरेगी। तो डबल टैक्सेशन वाला भी मामला इसमें आ जाता है। ठीक है, इसमें लॉस ऑफ प्राइवेसी हो जाता है। लॉस ऑफ प्राइवेसी का मतलब ये है कि उसको अपनी सारी फाइनेंशियल कंडीशन, पोजीशन बार बार जो है वो नेट पे डालनी पड़ती है, मतलब कंपनी की वेबसाइट पे ट्रांसपेरेंसी के लिए डालनी पड़ती है, प्रेस रिलीज करनी पड़ती है। तो इससे उसकी बेइज्जती भी, उसे मान लो वो लॉस में चल रहा है तो उसकी बेइज्जती होती है ना समाज में। तो लॉस ऑफ प्राइवेसी वाली बात भी इसके अंदर आ जाती है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, डिस्कस द मोड एंड ये तो हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय मीटिंग, मीटिंग से आप क्या समझते हैं, और काइंड्स ऑफ मीटिंग क्या होती है। तो मीटिंग तो मैंने बहुत सारी अभी आपको पहले भी समझा दी। तो मीटिंग क्या होती है, पहले तो मीटिंग की नॉर्मल डेफिनेशन बताएं, क्या होती है मीटिंग। मीटिंग क्या होती है बताओ। सर जहाँ पे डिसीजन लिए जा सकते हैं कंपनी से रिलेटेड। मतलब कंपनी के जो मेंबर्स हैं, उसमें स्टेक होल्डर बोल दो, कंपनी के जो स्टेक होल्डर हैं उनको कभी भी हम मिलने के लिए बुलाएं तो वो मीटिंग कहलाती है। ये तो ये हो गई इसके नॉर्मल डेफिनेशन, कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे कंपनी के सभी स्टेक होल्डर मिलें। स्टेक होल्डर मतलब जिनका बेनिफिट कंपनी से जुड़ा हुआ है, जो बेनिफिशियल है कंपनी के थ्रू। वो आपके शेयर होल्डर हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, क्रेडिटर, डेटर, ये सब लोग हो सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर्स भी हो सकते हैं, और जिनके साथ कंपनी के भी जो बिजनेस पार्टनर्स वगैरह होते हैं, ये सब स्टेक होल्डर्स होते हैं। इनकी कहीं भी हम कोई ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म पे इनको बुलाना चाहते हैं तो मीटिंग कहलाती है। अब मीटिंग कितनी तरह की होती है, अब मीटिंगों के नाम बताओ। तो दो तीन नाम तो मैंने अभी आपको बताया, जैसे एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और कौन सी मीटिंग होती है। जनरल मीटिंग सर। जनरल मीटिंग होती है जो जनरल पर्पस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी न्यू ईयर की पार्टी थ्रो करना चाहती है तो अपने सभी वर्कर को ही बुला लेती है, मेंबर्स को ही बुला लेती है। वो मीटिंग ही कहलाती है, पार्टी नहीं कहलाती। बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग क्या होता है। जिसमें सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रहती है। कंपनी इसमें किसी सर भी, हाँ जी बताइए। सारे कंपनी के, सीईओ वगैरह भी होते हैं सर, वो भी ना। हाँ सीईओ अलग होते हैं, बोर्ड अलग होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के। कभी वो मिलना चाहते हैं किसी ऑपरेशनल पर्पस के लिए, मतलब कंपनी से जुड़े हुए किसी नीति को बनाने के लिए, किसी डिसीजन को लेने के लिए, तो उसे बोर्ड मीटिंग कहते हैं। तो उसमें केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, सारी कंपनी के लोग नहीं आते। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग में तो सभी आते हैं। इसमें कोई ना कोई प्रपोजल पास किया जाता है, स्पेशल मेजोरिटी या सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। आर्टिकल में चेंज करना है सिंपल मेजोरिटी, एमओएम में चेंज करना है, एमओए में चेंज करना है तो स्पेशल मेजोरिटी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जब एजीएम दूर हो, ठीक है, उससे पहले जल्दी ही मिलना जरूरी हो, इमरजेंसी कंडीशन हो, तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला लेते हैं कि उससे पहले ही हमें मिलना है। तो अब क्लास मीटिंग, क्लास मीटिंग होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने केवल शेयर होल्डर की मीटिंग बुला ली, तो शेयर होल्डर में प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, यही दो लोग आएंगे, बाकी दूसरे आएंगे नहीं। या फिर हमने जो क्या किया कि डेवेंचर की मीटिंग बुला ली, तो केवल डेवेंचर होल्डर ही आएंगे, मतलब क्लास मीटिंग कहते हैं इसको। सिर्फ एक तरह के लोग हम बुला रहे हैं। या क्रेडिटर मीटिंग, क्रेडिटर मीटिंग भी होती है जिसमें हम केवल क्रेडिटर्स को बुलाते हैं। ठीक है, कमेटी मीटिंग, कमेटी मीटिंग होती है, कोई भी कमेटी है हमारी जो हमने बना रखी है, बोर्ड ने किसी कमेटी को किसी कार्रवाई के लिए अपॉइंट कर रखा है, किसी जांच पड़ताल के लिए अपॉइंट कर रखा है, वो कमेटी हमने बुला ली मीटिंग, तो उसे कमेटी मीटिंग कह देंगे। तो ये टोटल आपकी मीटिंग हो गई। इस तरह की मीटिंग आप लिख देंगे जब भी एग्जाम में मीटिंग पूछेगा तो। किसी भी मीटिंग को बुलाने का क्या प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर यही है, कोई भी मीटिंग बुलानी है उसके लिए नोटिस जारी करना पड़ेगा। नोटिस कम से कम 21 दिन के एडवांस नोटिस मिलना चाहिए। ठीक है, 21 दिन का एडवांस चाहिए कम से कम, मिनिमम 21 दिन पहले आना चाहिए नोटिस। और कोरम रिक्वायरमेंट, मीटिंग के लिए कोरम होना चाहिए। कोरम का मतलब ये होता है कि जहाँ पे भी सब लोग बैठ रहे हैं उनको उनकी पोजीशन के हिसाब से बैठने का मौका मिले। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के सीईओ, कंपनी के जो ऑनर्स हैं उनकी, मतलब इनके लिए सब एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिलनी चाहिए बैठने के लिए। ये कोरम ऑफ मीटिंग हो गया। फिर है रेजोल्यूशन एंड डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कोई भी प्रोसेस को फॉलो करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है उसके अंदर, जैसे सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, ये सब। फिर वोटिंग राइट डिसाइड होता है, सब शेयर होल्डर का अलग अलग वोटिंग राइट है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने 100 शेयर ले रखे तो उनका 100 वोटिंग राइट है, लेकिन मिस्टर राम के पास केवल 5 शेयर है
तो उनका 5 वोटिंग राइट है, उनके वोट की वैल्यू 5 गिनी जाएगी, उनके वोट की वैल्यू 100 गिनी जाएगी। मिनट्स ऑफ मीटिंग, हर मीटिंग के मिनट्स तो लिखे ही जाते हैं, मतलब मीटिंग में क्या हुआ, किस किसने मीटिंग अटेंड की, क्या प्रपोजल पास हुए, किस पर डिस्कशन हुआ, क्या क्या सजेशंस आए, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी हो सकती है मीटिंग, जरूरी नहीं है मीटिंग जो है फिजिकली बुलाया जाए, आजकल समय सबके पास शॉर्टेज रहता है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मीटिंग हो सकती है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लीगल पर्सनालिटी, तो लीगल पर्सनालिटी क्या होता है? लीगल पर्सनालिटी किसे कहते हैं? कानूनी अस्तित्व। तो एक कंपनी का कानूनी अस्तित्व अपने मालिक से अलग होता है ना, सेपरेट लीगल एंटाइटी, इस वजह से। तो इसमें जो है सेपरेट लीगल एंटिटी का फ़ायदा किसको होता है? तो फ़ायदा इसका मालिक को भी होता है, कंपनी को भी होता है, क्योंकि इसमें बेनिफिट ये होता है कि पर्सनल लाइबिलिटी के लिए कंपनी के ऊपर बर्डन नहीं आता, और कंपनी की लाइबिलिटी के लिए पर्सनल एसेट्स के ऊपर बर्डन नहीं आता। इसलिए लाइबिलिटी जो लिमिटेड हो जाती है शेयर होल्डर की, शेयर होल्डर तक रहती है, और कंपनी की कंपनी तक रहती है। ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, कंपनी के पास एक ऑथराइज सिग्नेटरी आ जाती है, जिसके थ्रू कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। हमेशा जरूरी नहीं होता कि हर शेयर होल्डर की परमिशन लेके ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी कभी मरती नहीं है, मालिक मर सकता है, कंपनी कभी नहीं मरती, इसलिए। ठीक है। अच्छा, लीगल पर्सनैलिटी में आप बहुत और भी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे इसमें लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, कब इसको हम हटा सकते हैं? जब कंपनी फ्रॉड में हो, या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर रही हो जिससे कुछ ही लोगों को फ़ायदा हो रहा हो, पूरी कंपनी से छुपा के कुछ ऐसी एक्टिविटी की जा रही है कि पर्सनल बेनिफिट के लिए की जा रही है, तो वहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो जाती है, यानी कि पर्दा हट जाता है, जो दोनों के बीच पर्दा है वो। ये हो गया आपका। एडवांटेज क्या है? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होने के क्या क्या फ़ायदे हैं? तो फ़ायदा एक तो ये है, लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी की लाइबिलिटी कंपनी की है, मालिक की लाइबिलिटी मालिक की है, दोनों की एक दूसरे मिक्स नहीं होती, दोनों को एक दूसरे के एसेट से उनको बेयर नहीं किया, मतलब रिलेट नहीं किया जा सकता। अब है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप ट्रांसफरेबल हो सकती है। देखो, जो शेयर होल्डर है वो अपने शेयर, अगर कंपनी के एमओयू में कोई प्रोविज़न ना हो, तो अपने शेयर वो इजीली सेल कर देते हैं मार्केट में, या ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी और के नाम। तो नया शेयर होल्डर आया था फिर कंपनी में, मान लो ए के पास 100 शेयर, तो उन्होंने 50 शेयर मार्केट में बेच दिए, तो 50 शेयर कोई तो खरीदेगा, और जो खरीदेगा वो कंपनी का शेयर, नया शेयर होल्डर हो जाएगा। तो ट्रांसफरेबिलिटी काफ़ी ईजी हो जाती है इसके अंदर। सेपरेट लीगल एंटाइटी होती है, मालिक और कंपनी के अलग अलग होती है। परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कंपनी कभी नहीं मरती, मालिक की डेथ हो सकती है। एक्सेस ऑफ कैपिटल, कभी भी कैपिटल का एक्सेस करना है। अब जब भी कैपिटल का एक्सेस वाली बात आती है, तो एक फेमस केस है इसके अंदर, ली वर्सेस कौन सा था, ली वर्सेस लीज एयर फ्राइटमेंट लिमिटेड। इसमें क्या था कि एक ली था, एक पायलट था, उसने एक अपनी कंपनी बना ली, मतलब उसने अपने जहाज खरीद के खुद अपनी कंपनी तैयार कर दी, एविएशन कंपनी के बिजनेस में आ गया वो। उसकी कंपनी अच्छी तरह से काम कर रही थी, सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी थी, लेकिन उसको अचानक से ऐसा लगा कि मुझे और काम बढ़ाने के लिए इसको पब्लिक लिमिटेड में ले जाना चाहिए। उसने पब्लिक से कुछ पैसा इन्वेस्ट करवा लिया, और भी जहाज खरीद लिए, अब एक बड़ी कंपनी बन गई। लेकिन उसने बड़ी कंपनी में भी अपने पास सबसे ज़्यादा पावर रखी, पावर ऐसे ज़्यादा रखी कि कंपनी के जो मेजर शेयर थे वो इसके पास थे। मतलब मान लो कि कंपनी के 5,000 शेयर थे, तो 5,000 में से 4,000 शेयर इसके पास थे, और 1,000 शेयर से पब्लिक के पास थे। दूसरा, इसने अपने आप को कंपनी का मेन जो डायरेक्टर था वो बना रखा था, एक ही डायरेक्टर था वो यही था, दूसरा कोई डायरेक्टर भी नहीं था। तीसरा, इसने कंपनी के अंदर एक नौकरी भी कर रखी थी पायलट की, मतलब ये कंपनी का एम्प्लॉय भी था, सैलरी लेता था कंपनी से पायलट के रूप में, और ये हवाई जहाज उड़ाता था, क्योंकि ऑलरेडी पायलट ही था, इसलिए उसने वो भी नहीं छोड़ा। एक बार ये फ्लाइट से जा रहा होता है, तो फ्लाइट क्रैश हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। अब जो इसकी बीवी होती है ली की, ठीक है, वो दो क्लेम करती है, एक कंपनी के ऊपर क्लेम करती है, दूसरा क्लेम करती है कि इसको इंश्योरेंस मिलना चाहिए, मतलब क्लेम मिलना चाहिए, क्योंकि किसी भी वर्कर की अगर काम करते करते डेथ हो जाती है, और जो हमने वर्कमैन कंपनसेशन में पढ़ा, तो उसको कंपनसेशन देती है कंपनी। तो इसने काफ़ी बड़ी कंपनसेशन मांगी थी, 500 करोड़ की ऐसे कुछ कंपनसेशन मांगी, क्योंकि एक तो वो डायरेक्टर था, दूसरा सैलरी लेता था, पायलट भी था, तो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस वजह से। तो जो कंपनी के अदर शेयर होल्डर थे, जो 1,000 शेयर होल्डर दूसरे थे, उन्होंने इसको अपोज करके नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन लगा दी कि ये अपने फ़ायदे को, अपनी कंपनी से अपना ही फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, मतलब खुद ही मालिक है, तो खुद ही वर्कमैन कंपनसेशन कैसे ले लेंगे, तो वर्कर है नहीं, मालिक ही है ना, ये तो कंपनी का। तो यहाँ पे नेशनल कंपनी
लॉ ट्रिब्यूनल ने ये डिसीजन लिया कि जो ली है वो कंपनी का डायरेक्टर तो है, लेकिन साथ साथ कंपनी का एम्प्लॉय भी था, क्योंकि कंपनी से सैलरी लेता था, इसलिए उसको कंपनसेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हर वर्कर को कवर करता है जो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से उसको ये कंपनसेशन मिलेगी। तो उसको ये कंपनसेशन मिली और उसके मतलब आगे जो है उसकी बीवी ने कंपनी पे भी क्लेम करे और कंपनसेशन भी ले ली। तो इसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस हो सकता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो सकता है। तो ये कंप्लीट हुआ। अब रह गया इसमें हमारा प्राइवेट कंपनी कब पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। एक ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से बचा ही गया, 2 क्वेश्चन ही और बचे, तो इसको हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। कोई डाउट है आपके आज के तो एक बार आप डाउट पूछ लो।